दोस्तों, आपका स्वागत है UWD स्टोरीज चैनल पर। खून की धारा का अंतिम पार्ट। अगर आपने खून की धारा का पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो वह देख ले, क्योंकि इस स्टोरी में आपको एक नेक्स्ट लेवल का मजा आने वाला है। तो दोस्तों, चलिए अपने कानों में ईयरफोन और हेडफोन लगा लीजिए, चलते हैं कहानी की ओर। पानी की ठंडक तीव्र ठंडी लहर की तरह उसके शरीर समा रही थी और हर एक पल उसके लिए जिंदगी और मौत का तमाशा बनता जा रहा था। गनीमत सिर्फ यह थी कि वह बेहोश नहीं हुआ था। उसका दिमाग पूरी तरह कार्य कर रहा था। इस लंबी चौड़ी झील में दूर तक अंधकार गहन था। वह बोट गुम हो चुकी थी, जिसने कुछ देर पहले एक बंद थैले को गहरी झील के हवाले इसलिए कर दिया था ताकि मौत के बाद भी इंसान की लाश सड़ती रहे और धीरे धीरे उसके शरीर को मछलियां अपना भोजन बना लें। संयोग से यदि एक आध मगरमच्छ उस तरफ से गुजर जाए तो लाश को सड़ने की नौबत भी नहीं आएगी। यह इंसान उनके लिए मृत हो चुका था। अगर जीवित भी होता तो उसके बचने की गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि बेहोशी के दौरान उसे जिस थैले में बांध कर डाला गया था उसके चारों तरफ कुछ भारी लोहे के टुकड़े भी बंधे थे, जिनका भार उसे एकदम झील की जमीन तक ले गया था। थैला किसी भी प्रकार न तो खुल सकता था और न बेबस बंधा इंसान उसे काट सकता था। यकीनन यह पीड़ाजनक मौत का साक्षात रूप था, किंतु इंटरनेशनल अय्याश और एशिया के प्रसिद्ध जांबाज कर्नल रंजीत का अंत इतना सरल भी तो नहीं था। अब बेहोशी का नाटक पूरी तरह टूट चुका था और उसके हाथ तेजी के साथ कार्य कर रहे थे। बांधने वाले ने जरा असावधानी का परिचय दिया था, क्योंकि रंजीत को अपने नाखूनों में छिपे ब्लेड के टुकड़ों का प्रयोग भी नहीं करना पड़ा। हाथों पर लगी रस्सी की गांठ जरा से झटके के साथ खुल गई और अन्य बंधन खोलने में उसे अधिक समय भी नहीं लगा। उसके शरीर की पूरी तलाशी ली जा चुकी थी। नाखूनों में छिपे ब्लेड के टुकड़ों ने थैले को काटने में काम दिखाया और जल्दी ही रंजीत पानी में तैर रहा था। उसने जल से सिर निकाला और आकाश की तरफ देखा। सितारों भरी चुंबकीय रात थी। झील शांत थी, जैसे यहां कुछ भी न हुआ हो। बेखबर सोई झील को उसके तैरने की हलचल से जगा दिया। वह एक दिशा में तैरता चला गया। काफी देर बाद एक किनारे पर पहुंच गया। रंजीत ने देखा, यह वही झील है जहां उसने एक लड़की को डूबते हुए बचाया था। जहां राजा उसे गहरी चोट दे गया था, वह झील के किनारे किनारे पैदल चलता रहा। ऊबड़ खाबड़ रास्ता और थोड़ा हटकर चलो तो घना स्याह जंगल, जिसमें इस समय काली धुंध की शरण लेते पेड़ों की सरसराहट में बड़ी रोमांचकारी लग रही थी। कभी कभी जंगल के जानवर अपने बेसुरे राग अलाप जाते और सोए हुए जंगल की निद्रा भंग हो जाती। इन सब बातों से बेखबर वह एक ही दिशा में बढ़ रहा था। उसकी धुंधली परछाई उबड़ खाबड़ मार्ग पर एक रफ्तार से बढ़ रही थी। कुछ देर बाद ही वह सहसा ठिठक कर रुक गया। टिमटिमाते छोटे से प्रकाश को उसने देखा, जो उस स्थान पर नजर आ रहा था जहां झील नदी से मिल गई थी। हल्की सी घर्र घर्र भी उसके कानों में टकरा रही थी। दिन के उजाले में उसने यह स्थान देखा था। यह एक पुरानी पंचक्की थी, जो शायद आसपास के देहाती गांव वालों के प्रयोग में आती थी। इस लंबी विशालकाय चक्की में पिछले माह एक दुर्घटना घट गई थी। पंचक्की के इस एकांत स्थान में गांव की एक लड़की अक्सर आती थी। रात के अंधेरे में नाव के द्वारा उसका प्रेमी भी यहीं पहुंचता था, किंतु इन दोनों गांवों में आपसी शत्रुता थी, इसलिए समाज के भय से छिपकर यह दोनों इस स्थान पर मिलते थे। पंचक्की दोनों गांवों की सरहद के बीच में थी और दोनों गांव के लोग इसमें आटा पिसवाते थे। रात के समय यहां 2 इंसान रहते थे। इस सुनसान वातावरण में रहने के वह आदी हो गए थे। ये दोनों ही इस रहस्य को जानते थे। एक दिन लड़की न आ सकी। उसका प्रेमी इंतजार करता रहा। उस रात खूब मूसलाधार पानी बरसा। बिजली कड़क कड़क कर 2-3 पेड़ों पर गिरी और यह तफानी रात प्रेमी के जीवन की आखिरी रात थी। लड़की के गांव वालों ने ठीक पंचक्की के पीछे उसकी हत्या कर दी। शायद इस रहस्य का गांव वालों को पता लग गया था, इसलिए लड़की के पंचायती घर में कैद कर दिया गया था। प्रेमी का अंत हो गया। कुछ दिन बाद वह लड़की पंचक्की पर रात के समय आई। उसे यह पता लगा कि बिजली गिरने से उसके प्रेमी की जान चली गई।
वह इस सदमे को बर्दाश्त न सकी और पंचक्की के दाईं और जो ऊंचा पेड़ था वहीं उसने फांसी खाकर जान दे दी। उसके बाद इस पंचक्की के आसपास का इलाका भुतहा हो गया। माहौल में इतना आतंक फैल गया कि लोगों ने इस ओर आना जाना ही बंद कर दिया। वह दोनों जो यहां मजे से रात गुजारते थे और चक्की की देखभाल किया करते थे, उनमें से एक की मृत्यु हो गई। दूसरा इस स्थान को छोड़कर भाग गया। दूसरे का कथन था कि प्रेमी प्रेमिका की आत्माएं पंचक्की और उसके आसपास के वातावरण में बस गई है, रात बिरात उड़ती फिरती देखी जाती है। वह दोनों इसी पंचक्की में पूरी रात गुजारते हैं और सुबह होते ही गायब हो जाते हैं। अभी 1 माह पहले यह घटना घटी थी। तब से यह स्थान वीरान पड़ा है, जबकि यहां कोई नहीं रहता था। फिर भी रात बेरात पंचक्की में कभी धीमा और कभी तेज उजाला देखा जाता था। कभी इनकी खिलखिलाहट और हंसी से पास वाली जंगल युक्त पर्वतमाला तक गूंज उठती। हर पत्थर और हर झरने में से इस जोड़े की आवाजें बस गई थीं। रंजीत इस अफवाह को पहले भी सुन चुका था, किंतु पंचक्की के आसपास का भौगोलिक ज्ञान उसे नहीं था। इस पंचक्की के इतने करीब वह पहली बार आ रहा था। आज भी इसमें धीमा प्रकाश था जो कभी कभी गायब सा हो जाता था। वह पंचक्की के काफी करीब पहुंच गया। आसपास उजड़े खंडहर थे। पंचक्की के एक भाग में अब भी उजाला था। हवा के झोंके से कभी कभी उजाला दमदमा उठता और पंचक्की का कोई कोना ढाइयां ढाइयां की ध्वनि से गूंज उठता। सहसा एक परछाई ऊपर आई। वह परछाई उजाले के कारण एक दीवार पर पड़ी। रंजीत ने स्पष्ट देखा, परछाई के चेहरे से आगे धुएं की लहर आ रही है। वह उसी दीवार की ओर अग्रसर हुआ। वह बहुत सावधानी से चल रहा था। दीवार से उसके कान सटे थे ताकि दूसरी ओर की आहट सुनी जा सके। उसी समय किसी युवती की खिलखिलाहट गूंजी और वह चौकन्ना हो गया। टूटी हुई दीवार की उजड़ी खिड़की के समीप वह पहुंच चुका था। यहीं उसने परछाई देखी थी। वह खिड़की से अंदर झांकने का प्रयास कर ही रहा था कि युवती का स्वर सुनाई दिया। तुम आ गए, युवती का स्वर था। हां, मैंने अपना काम पूरा कर दिया, लेकिन काम अभी पूरा नहीं हुआ। जो कुछ बचा है वह तुम भी पूरा नहीं कर सकते। गौर से सुनो राजा, इस पंचक्की पर यदि किसी की मौत हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं। कहना क्या चाहती हो? इंसान इंसान का शत्रु बन गया है। इस धरती पर शैतानों की तादाद बढ़ती जा रही है। हर इंसान अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहा है। कुछ कहा नहीं जा सकता कि कौन कब किसका गला काट दे। क्या मैं जान सकती हूं ऐसा क्यों हो रहा है? मैं फिलासफर नहीं हूं, मैं सिर्फ काम करना जानता हूं। मुझे धन चाहिए और इसके लिए ही मैं किसी का काम कर सकता हूं। मैं हमेशा स्वतंत्र रहने का आदी हूं। दुनिया में क्या हो रहा है इससे मुझे कोई मतलब नहीं। मैंने आज तक तुम्हारा असली रूप नहीं देखा, फिर भी मैं तुम्हारे लिए अपने प्राणों की बाजी लगाकर काम करता आया हूं। जानती हो क्यों? इसलिए कि तुम मुझे मेरे काम का पूरा पूरा धन बिना कहे दे देती हो। इसका मतलब जिस दिन मैं धन नहीं दूंगी तुम कुछ नहीं करोगे। यह शर्त पहले ही तय हो चुकी थी। काफी साफ तबीयत है तुम्हारी। आज तुम्हारी एक परीक्षा लूंगी, इसलिए तुम्हें यहां तक लाई हूं। ये लो पट्टी, अपनी आंखों पर बांध लो। तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। कहां? हर सवाल का जवाब नहीं दिया जाता। क्या पता मैं तुम्हें इस दुनिया से दूर ले जा रही हूं। तुम्हारी आवाज ने पता नहीं क्या जादू कर दिया है। जहां कहोगी वहीं चला चलूंगा। लो मैं पट्टी बांध लेता हूं। कुछ देर तक मौन छाया रहा। उसके बाद पदचापों की आहट होने लगी। फिर सहसा किसी की चीख गंज उठी। रंजीत एकदम खिड़की पर चढ़ा और बड़ी सावधानी के साथ अंदर उतर गया। अब अंदर पूरी तरह अंधकार छा गया था। पदचापों की ध्वनि दूर होती जा रही थी। वह उन्हीं आवाजों का पीछा करता हुआ एक दरवाजे में दाखिल हो गया। दराज का अंत पानी को लहरों पर हुआ। उसने किसी बोट के इंजन की घर घर सुनी जो बहुत धीमी थी। वह तेजी के साथ पानी में बढ़ने लगा। अब वह खुले आकाश के नीचे था। उसे एक बोट हिलती नजर आई। उसने तीर के समान गहरे पानी में गोता लगा लिया और प्रथम इसके कि बोट निकल भागे, वह उसके पिछले भाग को छू चुका था। मजबूती के साथ उसने बोट का पिछला हिस्सा पकड़ लिया। बोट अपनी रफ्तार से दौड़ने लगी, किंतु बोट में केवल एक उजाले का गोला नजर आ रहा था। आश्चर्य की बात यह थी कि गोले के आसपास जरा भी प्रकाश नहीं था और सारी बोट अंधकार में डूबी थी। बोट नदी के जल में पहुंच गई। सहसा वह ठहर गई। इसी समय नदी के जल में एक काली सी आकृति उभरी और उसका एक भाग मगरमच्छ के मुंह की तरह खोला था।
बोट को उसने इस प्रकार निगल लिया जैसे कोई शिकार। गाढ़े अंधकार में अब वह केवल उजाले का गोला नजर आ रहा था और अब जल का कहीं नामो निशान नहीं था। रंजीत का शरीर अब सूखे फर्श पर औंधे मुंह पड़ा था। उसी समय उजाला हुआ। रंजीत एकदम बोट के नीचे सरक गया। अगर वह ऐसा न करता तो पूर्णतया उजाले में आ जाता। वही नारी स्वर सुनाई दिया, इस राजा को यांत्रिक कमरे में पहुंचा दो। ऐसा लगा जैसे यह आवाज किसी मशीन से उत्पन्न हुई हो। हम कुछ घंटे के लिए जा रहे हैं, सुबह होने को है, शायद शाम तक लौटे। हाउट, तुम सबका ख्याल रखना, तुम्हारी ताकत और बुद्धि पर हमें पूरा भरोसा है। जवाब में केवल हूं हूं सुनाई दी और रंजीत का दिमाग पूरी तरह चकरा गया। वह हूं। शायद तुम नहीं जानते, मैं बताता हूं, तुम्हें एक काम के लिए बुलाया गया है। तुम्हें एक व्यक्ति को समाप्त करना है। यूं वह व्यक्ति कैद है, किंतु जिस समय तुम उसकी हत्या करोगे उसे आजाद कर दिया जाएगा। तुम दोनों को निहत्था रखा जाएगा। वह दृश्य अति शानदार होगा जब तुम दोनों शीशे के एक मर्तबान में मल युद्ध लड़ोगे। उस समय तुम्हारा जिस्म उस मनुष्य की तरह 6 इंच का होगा। अपने शब्दों के साथ ही हाउट ने छत उड़ा देने वाला अट्टहास लगाया और राजा के चेहरे पर भय की छाया मंडराने लगी। शायद तुम नहीं जानते आज संसार का वैज्ञानिक दिनों दिन कितनी प्रगति कर रहा है। तुमने अपनी आंखों से कैबरे डांसर लीना की हालत देखी, जो वास्तव में एक आविष्कार और प्रयोग था, और वैसा ही प्रयोग यहां अनेक इंसानों पर किया जा चुका है। भारत में जो वेद और पुराण लिखे गए, उनमें लगता है सब कुछ सत्य था। उस समय का विज्ञान आज के विज्ञान से कहीं ज्यादा विकसित था और इंसान धीरे धीरे उस तरफ अग्रसर होता जा रहा है, किंतु वह इसके साथ ही बहुत बड़ी कब्र भी तैयार करता जा रहा है, जिसमें एक दिन समूची मानवता दफन हो जाएगी। दूसरे ग्रहों से छेड़छाड़ करके तीसरे विश्व युद्ध को आमंत्रित किया जा रहा है। ये मत समझो कि मैं तुम्हें उपदेश दे रहा हूं। मैं उन शब्दों को दोहरा रहा हूं जो हमारी मादाम कहा करती है, जो इस संसार को एक नए रूप में देखना चाहती है। वह अहिंसावादी है, किंतु अपने अभियान में सफल होने के लिए उसे उन लोगों को समाप्त भी करना होगा जो मादाम के मार्ग में रुकावट बनेंगे। आज का कानून हमारे पीछे भाग रहा है, जबकि कानून को उन लोगों के पीछे भागना चाहिए जो खतरनाक किस्म के आविष्कारों में जुटे हैं, जो पृथ्वी को तीसरे महायुद्ध के कगार पर खड़ा करना चाहते हैं। उदाहरण के तौर पर सर विक्रम जैसा इंसान, जिसने अपने देश के लिए, इस संसार के लिए एक खतरनाक आविष्कार का बीड़ा गुप्त रूप से उठाया था और सरकार इसके लिए उसे भारी सहायता दे रही थी, किंतु सर विक्रम का मिशन और आविष्कार गुप्त रखा गया। इस आविष्कार का आधार भारतीय पुराण की एक कहानी है। जब राजा बलिवामन को तीनों लोकों का दान देने के लिए जलपात्र से पानी लेने लगा, तो उसके गुरु शुक्राचार्य छोटा रूप धारण कर पात्र में घुस गए थे। इससे जाहिर होता था कि इंसान अपना आकार घटा बढ़ा भी सकता है। इस विषय के पीछे 1 साल तक सर विक्रम की नींद हराम रही और एक दिन कामयाबी का स्रोत मिल गया। सर विक्रम इस आविष्कार पर लग गया कि इंसान का आकार घटाया बढ़ाया जा सकता है, और वह कामयाब रहा। अब मैं तुम्हें अपनी इस विशाल प्रयोगशाला की सैर कराता हूं, मगर मुझे इस प्रकार क्यों बांधा गया है? मेरी परीक्षा किस प्रकार की जा रही है? इस परीक्षा से गुजरने के बाद तुम भी मेरी बराबरी का दर्जा पा सकोगे। ये देखो। कमरे में अंधकार छा गया। एक टीवी स्क्रीन चमक उठी। यह बोतल 1 फीट की है और इसमें एक इंसान आराम कर रहा है ना आश्चर्य की बात? यह है तुम्हारा प्रतिद्वंदी, जिससे तुम्हारा मल्ल युद्ध तय हुआ है। जानते ही यह कौन है? क्राइम रिपोर्टर रमन। कुछ दिन बाद तुम्हारा आकार 6 इंच के बराबर होगा। सर विक्रम और उनके सहकारी इस समय हमारे लिए ही काम कर रहे हैं। वह आजकल लीना के ऊपर प्रयोग कर रहे हैं, कामयाबी पा चुके हैं। आकार घटना तो सफल हो गया, मगर उसे वास्तविक रूप में पहुंचाना बाकी है। दृश्य बदला। यह एक प्रयोगशाला थी जिसमें सर विक्रम अपने कार्य में उलझे नजर आ रहे थे, किंतु उनकी हालत काफी क्षत विक्षत थी और उनके सहकारी भी बेजान मुर्दों की तरह नजर आ रहे थे। एक बड़े पात्र के अंदर किसी का शरीर पड़ा था जो धीरे धीरे बढ़ रहा था। ओह सर, विक्रम कामयाब हो गए, सहसा हाउट ने कहा। मुझे इसकी खबर मादाम तक पहुंचानी चाहिए। हाउट के मुंह से हर्ष मिश्रित चीख निकल गई।
तत्काल उसने टीवी स्क्रीन को बंद किया और कमरे में उजाला हो गया। वह तुरंत एक द्वार की तरफ उछलता हुआ चला गया। द्वार खोलने के लिए उस लंबे आदमी ने बटन दबाया था। जब हाउट वापस चला गया तो राजा ने कुछ सुस्त स्वर में कहा, मेरे मित्र, क्या तुम मुझे सिगार पीने की इजाजत दोगे? हां, ऐसा हो सकता है, मगर महान हाउट की आज्ञा से। आज्ञा ले लो, मुझे तलब लगी है। सिगार मेरी जेब में पड़ा है, मैं पूछता हूं। इतना कहकर वह लंबा व्यक्ति एक यंत्र के पास पहुंचा और एक टेलीफोन जैसे यंत्र से उसने इजाजत मांगी। तत्काल वह पलटा। इजाजत मिल गई है, मगर तुम्हारे हाथ नहीं खोले जाएंगे। होठों से सिगार पकड़कर तुम पी सकते हो। अपने शब्दों के साथ ही उसने राजा की जेब टटोली। सिगार और लाइटर मिल गया। इस समय मैं केवल लाल पत्ती का सिगार पीना चाहता हूं, क्योंकि मेरा दिमाग थक गया है और इसे ज्यादा कड़े तंबाकू की जरूरत है, जो लाल पत्ती वाले सिगार में है। सिगार केस में लाल पत्ती के सिगार 2 ही थे। लंबे व्यक्ति ने एक निकालकर उसके होठों पर लगा दिया, जिसे राजा ने दांतों से पकड़ लिया। लाइटर से उसने सिगार सुलगा दिया। राजा ने गहरा कश खींचा और गाढ़ा नीला सा धुआं सिगार के अगल बगल से मुंह के रास्ते बाहर उछाल दिया, तो एक पल के लिए लंबे व्यक्ति के चेहरे तक छोटे से नीले से बादल जैसे रूप में पहुंच गया। इसी प्रकार 2-3 बार उसने धुआं फेंका। तुम्हारा नाम क्या है? राजा ने पूछा। महान हाउट की सेना कब से कर रहे हो? मैं वहीं जानता। क्या तुमने मादाम को कभी देखा है? नहीं, वह उजाले का दूसरा रूप है। सूर्य जैसी महान शक्ति उसमें है और एक देवी रूप में विचर रही है। आज तक किसी ने उसकी तरफ देखने का साहस नहीं किया। अफ्रीका के पूर्वी छोर में जहां दलदलों से घिरी एक पठार है, वहां की सभी जातियां मादाम को देवी समझती हैं। शायद वह बहुत बड़ी जादूगरनी है। आवाज से पता लगता है कि दुनिया भर में इस प्रकार को चंद महिलाएं ही होगी। शायद वह कल्पना से भी ज्यादा सुंदर होगी। मैं उसे देखना चाहता हूं और एक दिन जरूर देखूंगा। यह भारत क्यों आई, यह एक रहस्यमय पहलू है। इस बार उस व्यक्ति ने कुछ नहीं कहा। वह ऊँघने लगा था। फिर वह बड़बड़ाया, पता नहीं, मेरा सिर, ओह गहरी नींद, यह सब। उसके बाद वह अधिक पिए शराबी की तरह झूमता हुमा बिखर कर फैल गया और उसके नेत्र एकदम बंद होते चले गए। उसके गिरते ही राजा के होठों पर गहरी मुस्कान आ गई। सहसा उसका मुंह, झुका गर्दन तिरछी हुई और ठीक छाती के पास कसे फीते पर सिगार का जलता कोना चिपक गया। फीता जलने लगा, फिर टूट गया। एक बंधन खुला तो बाकी खुलने जरा भी कठिन नहीं थे। राजा पूरी तरह उस समय से सांस रोके था जब से लाल पत्ती वाला सिगार जला था। जल्दी ही वह पूरी तरह आजाद होकर खड़ा हो गया। उसने उस लंबे व्यक्ति का खास किस्म का पीला स्वर्ण जैसा लिबास उतारा। ऐसा ही लिबास उसने हाउट के शरीर पर देखा था। अपने वस्त्र उस व्यक्ति को पहनाए और उसी चेयर पर उसे बांधकर द्वार की तरफ बढ़ा। अब वह यांत्रिक कमरे से बाहर निकला। खतरों के बीच छलांग लगाने आ रहा था। सिगार उसकी उंगलियों में आ चुका था, जिससे बाकायदा नीली धुएं की लहर उठ रही थी। स्विच दबाकर उसने दरवाजा खोला। ऊपर से लेकर नीचे तक बेलनाकार स्पात की राहदरी में वह खड़ा था, जिसमें बल्ब प्रकाश फेंक रहा था और सामने एक द्वार नजर आ रहा था। वह द्वार तक पहुंचा ही था कि सहसा द्वार सर्र से खुल गया और उसी प्रकार का लंबा व्यक्ति कमर पर हाथ रखे सामने नजर आया और राजा के शरीर में उस समय भयानक शक्ति आ गई। उसने बिजली की तेजी से करात के खूब नीचे वार उस व्यक्ति पर किए। वह हाँक की ध्वनि निकालता हुआ ढेर हो गया। राजा बेधड़क अगले कमरे में समा गया। वहां मशीनें चल रही थीं। कई छोटे लाल पीले सितारे डैशबोर्डों पर टिमटिमा रहे थे और उसी किस्म की पीली पोशाक पहने केवल 2 व्यक्ति वहां मौजूद थे। दबे कदम राजा एक के पीछे पहुंचा। सहसा आहट पाकर वह पलटा। कौन हो तुम? उसने पूछा। कहने के साथ ही उसका हाथ एक बटन की तरफ लपका, किंतु राजा ने उसे अवसर नहीं दिया। उसका भयानक घूंसा और घुटना चल पड़ा। वह कराह कर लड़खड़ाया। तभी दूसरे ने राजा पर छलांग लगा दी, किंतु वह एक चमकने वाली अलमारी से टकराया जिसमें तारों का गोला प्रज्वलित था। उसके कंठ से भयानक चीख निकली और बेबस पंछी की तरह वह कुछ क्षण तक छटपटाता रहा। उसके बाद उसका जिस्म कोयले की तरह स्याह पड़ गया। राजा ने छत उड़ा देने वाला अट्टाहस लगाया। अब तक उसका विपक्षी भी बेहाश हो चुका था। राजा ने पास पड़े दस्तानों को हाथ में डाला।
वह दस्ताने रबड़ के थे और फिर वह यंत्रों के अनेकानेक स्विच दबाने लगा। एक स्थान पर OD लिखा था। राजा ने उस स्विच को भी घुमा दिया। सहसा हाउट का कर्कश स्वर गूंज उठा। हरामी की औलाद, तुम बचकर नहीं जा सकते। तुम परीक्षा में विफल हो गए। अब मैं तुम्हें अच्छी प्रकार पहचान गया हूं। तो फिर मैदान में आजा बेटे हाउट। राजा ने कहका लगाया और एक द्वार की तरफ छलांग लगा दी। वह यंत्रों को खराब करता हुआ बढ़ रहा था। सहसा यह एक केबिन में समा गया, क्योंकि सामने से 2 व्यक्ति दौड़ते हुए आए थे। केबिन का द्वार झटके के साथ बंद हो गया। उसने पलट कर देखा। केबिन में शीशे के जार, मर्तबान और बोतलें रखी थीं, जिनमें कुछ जानवरों के छोटे आकार नजर आ रहे थे। वह जीवित थे और बाकायदा सांस ले रहे थे। वह एक एक वस्तु को चकित निगाहों से निहार रहा था। सहसा वह एक बोतल की तरफ झपटा। उसने बोतल हाथों में उठा ली। एक नन्हा सा 6 इंच का इंसान बोतल के बीच नंग धड्डंग घुटनों के बल बैठा था। बोतल हिली तो उसने नन्ही सी गर्दन उठाई। बोतल का कार्क खुला था और हवा का आना जाना बाकायदा जारी था। कौन हो तुम? महीन मक्खियों जैसी भिनभिनाहट का हल्का स्वर सुनाई दिया। मुझे इस बोतल से निकाल दो। मैं तुम्हें निकालने हो आया हूं बेटे। राजा का स्वर एकदम बदल गया। यह स्वर जौहर का था। ओह पापा, मुझे निकाल लो। इन शैतानों ने मुझे 6 इंच का बना दिया है। मुझे जेब में रखकर चलते बनो, वरना कल तक मैं चींटी के बराबर बन जाऊंगा। सहसा केबिन का द्वार खुला और जौहर फुर्ती के साथ घूम गया। दोनों के हाथों में रिवॉल्वर थी। जौहर ने सिगार का गहरा कश खींचकर धुआं छोड़ दिया। यकीनन यह बेहोशी की गैस थी जो जौहर के लाल पत्ती वाले सिगार में छिपी थी। जौहर ने बोतल अपनी पोशाक छिपा ली थी। हाथ उठाओ, एक ने कड़कदार स्वर में कहा। भला हाथ उठाने में मुझे क्या ऐतराज है? और जौहर ने हाथ उठा दिया। दाएं बाएं कमर पर रिवॉल्वर सट गए। चलो इधर। जौहर चल पड़ा। वह दोनों उसे ढकेलते हुए एक द्वार पर ले गए। द्वार खुला तो उस समय तक वह बेहोशी के कारण ऊंघ कर लड़खड़ा गए थे। जौहर हाल के द्वार पर चुपचाप हाथ उठाए खड़ा था। इस गोल हाल में हाउट सामने खड़ा हंस रहा था और अलग एक मेज के इर्द गिर्द सर विक्रम तथा इनके सहकारी प्रयोगों में उलझे थे। जौहर जानता था हाउट को अपनी शक्ति और बुद्धि पर बेहद घमंड है और इसीलिए वह बड़े से बड़े पराक्रमी के सामने निहत्था रहता है। वह अक्सर बुलटे प्रूफ से अपने शरीर को छिपाए रहता था। किसी भी शत्रु को एक घूंसे में खत्म कर देने का चैलेंज रखता था। पीछे जो रिवॉल्वर से ढकेल कर उसे ला रहे थे वह आराम से गिरकर सो गए थे। आगे बढ़ो, हाउट ने कहा। मिस्टर जौहर, अब तुम्हारा भेद खुल चुका है। तुमने हमारे अभियान को बहुत बड़ी चुनौती दी है। यहां से भाग निकलने को अब कोई रास्ता नहीं। तुम काफी आदमियों को साफ कर चुके हो। आज मैं तुम्हारी ताकत को अवश्य देखूंगा। चाहो तो अपने पीछे बेहोश पड़े आदमियों के रिवॉल्वर उठा सकते हो, क्योंकि तुम्हारे इस सिगार का धुआं मुझ पर कारगर सिद्ध नहीं होगा। चचा हाउट, काफी दिनों बाद मुलाकात हुई। इतना कहकर जौहर ने सिगार फेंक दिया, क्योंकि सिगार अब समाप्त हो चुका था। शायद यह जानकर तुम्हें आश्चर्य होगा कि जानवरों का ट्रेनर राजा मेरा मित्र ही नहीं, पुराना शार्गिद भी है, और उसी ने मुझे यहां आमंत्रित किया है। संयोग है कि शक्ल मुझसे थोड़ी बहुत मिलती है और शुरू से ही तुम्हारे चंद साथी धोखा खाते रहे। एक औरत ने सबसे पहले राजा की कमजोरियों को प्राप्त करके उसे ब्लैकमेल किया और उसे काम करने के लिए विवश किया। परंतु यह बहुत लंबी कहानी है जिसे सुनाने की फुर्सत इस समय मुझे नहीं है। तुमने इन सब लोगों को अपनी भयानक शक्ति की बदौलत लाचार कर दिया और शायद जल्दी ही अपनी उस मादाम सहित इन्हें ले उड़ोगे। सहसा हाउट आगे बढ़ा। हाल के शीशे के केबिन में मौजूद विक्रम और उनके सहकारी रुक गए। वह इन 2 इंसानों का तमाशा देखने लगे। इतना समझ गए कि आने वाले नौजवान की खाल खींचने वाली है, क्योंकि हाउट ने एक काला हंटर खींच लिया था। उसके नेत्र भयंकर हो उठे। जौहर लापरवाह खड़ा था। ठिगना हाउट किसी शेर की तरह उसकी तरफ बढ़ रहा था। सहसा उसने उछलकर हंटर का वार जौहर पर किया, पर जौहर उससे भी अधिक फुर्ती के साथ हट गया और एक ही छलांग में शीशे वाले केबिन तक पहुंच गया। हाउट पलटा। वह इस समय जौहर वाले स्थान पर खड़ा था। उसने एक स्विच पर उंगली रखनी चाहिए, तभी पीछे से हाउट के सिर पर भयानक प्रहार हुआ। वह कोई लोहे का राड था जिसकी सिर्फ एक झलक जौहर ने देखी थी।
हाउट पीड़ा सहता रहा। तभी किसी ने उसे कमर से पकड़कर उछाल दिया। हाउट एक मेज के पास जाकर गिरा। अब द्वार के बीचों बीच कर्नल रंजीत खड़ा नजर आया। उसने हाउट के हाथ से गिरा हंटर उठा लिया। उसके हाथ में एक राड था और दूसरे हाथ में हंटर। रंजीत ने राड जौहर की तरफ उछाल दिया। उधर हाउट के सिर से खून बह रहा था, किंतु वह भयानक तेजी से जौहर पर छलांग लगा गया। जौहर ने राड का दोहरा वार किया, फिर उससे उलझ गया। जौहर की हड्डियां तक कड़कड़ा उठीं। उसे पोशाक में छिपी बोतल का भी ख्याल था, जिस पर हाथ बार बार पहुंच रहा था। दोनों हिंसक भेड़िए से गूंथे थे। सहसा जौहर चीखा, रंजीत, इसे पकड़ो, और उसने बोतल उछाल दी। रंजीत ने फुर्ती के साथ बोतल हाथों में कैच कर ली। हाउट ने जौहर को जोरों के साथ उछालकर शीशे के केबिन में दे मारा और तेजी के साथ रंजीत पर झपटा। सतर्कता के साथ रंजीत ने हंटर खींच मारा। उधर शीशे का केबिन टूट गया था और झंझनाता हुआ शीशा फर्श पर बिखर रहा था। जौहर के शरीर पर 2-3 जगह शीशा घुस गया था। सहसा सर विक्रम के शरीर में न जाने कहां से इतनी शक्ति आ गई। वह बाहर खड़े एक मशीन की तरफ लपके। उधर रंजीत आश्चर्यजनक फुर्ती से उछल उछल कर हाउट पर हंटर बरसा रहा था। हाउट अभी तक उसे छू नहीं पाया था, और जब सहसा उसकी निगाह सर विक्रम पर पड़ी तो वह उधर ही भागा। अत्यंत फुर्ती के साथ उसने लोहे का शस्त्र उठा लिया था और उसे सर विक्रम के सिर पर दे मारा। सर विक्रम के कंठ से डरावनी चीख निकली और वह उसी स्थान पर लेट गए। हाउट, रंजीत चीखा, नदी का यह भाग पूरी तरह पुलिस के घेरे में है और अब तुम किसी भी सूरत में बच नहीं सकते। अपने आप को कानून के हवाले कर दो। वह शैतान औरत भी तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकती जिसके तुम गुलाम हो। किंतु हाउट ने भद्दा सा अट्टहास लगाया। सहसा खतरे का सायरन गूंज उठा। मैं जा रहा हूं इस इंसान को लेकर। दुनिया की कोई पुलिस मुझे इस काम से नहीं रोक सकती। आगे मत बढ़ना, वरना सर विक्रम की गर्दन टूट जाएगी। हाउट का एक हाथ सर विक्रम की गर्दन पर था, दूसरे हाथ से उसने एक टीवी स्क्रीन जागृत की। बाहर का दृश्य देखकर वह घबराया नहीं। एक हेलीकॉप्टर बराबर इस विशाल पनडुब्बी के ऊपर मंडरा रहा था। कुछ जल नौकाओं ने भी इस भाग को घेर लिया था। सहसा इस प्रयोगशाला में गाढ़ा धुआं छा गया। हाउट के अट्टहास दूर होते चले गए। रंजीत ने छलांग लगाई। उसने हाउट को एक द्वार में गुम होते देख लिया था। उस द्वार में दाखिल होने से पूर्व वह जोर से चीखा, तुम सब इस स्थान से बाहर निकल जाओ। जौहर, इन आदमियों को जल्दी बाहर निकाल दो, उसी रास्ते से जिससे तुम्हें लाया गया था। उसकी आवाज भी क्षण प्रतिक्षण दूर होती चली गई। अपने पतले मार्ग पर बढ़ने में उसे काफी कठिनाई का सामना करना पड़ा। वह पूरी तरह सांस रोके था और अंधकार में भाग रहा था। सहसा उसकी भुजा में जलता सरिया घुस गया। यकीनन वह कोई बुलेट था। वह एकदम पेट के बल लेट गया और किसी सर्प के समान आगे बढ़ा। कुछ देर बाद वह सीढ़ियां फलांग रहा था। हाउट पलट पलट कर गोलियों की बौछार कर रहा था और रंजीत अपने आप को बचाता हुआ चिंगारियों के लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा था। अचानक पानी का भयंकर झोंका आया और वह लड़खड़ा कर गिरा। दूसरे ही पल वह उस दिशा में दौड़ पड़ा जिधर से पानी का प्रभाव था, और कुछ समय बाद जब वह पानी में गोते लगा रहा था तो जबरदस्त धमाका हुआ। इतना भयंकर विस्फोट कि पानी में तूफान आ गया, जैसे समुद्र में कोई ज्वालामुखी फटा हो। यह विस्फोट उस प्रयोगशाला नुमा पनडुब्बी का था जो अब टुकड़ों टुकड़ों में बदल चुकी थी। पानी में कुछ भयभीत प्राणी तैर रहे थे जिन्हें जल नौकाएं जल्दी जल्दी सहारा दे रही थी। यह एक फौजी टुकड़ी थी जिसने पनडुब्बी को अचानक घेर लिया, और ऐसा रंजीत के ट्रांसमीटर संकेतों से हुआ था। इस समय सूर्य ढल रहा था। ढलती शाम के साथ जौहर लीना को समेटे जल गर्भ में धारा की तरफ तैर रहा था। उसने किसी नौका की शरण नहीं ली, अलबत्ता मासूम लीना के बेहोश जिस्म को लादे वह अकेला ही निर्जन तट पर जा लगा, जो घटनास्थल से काफी दूर था। पुलिस और सेना के चंगुल में वह पड़ना नहीं चाहता था। जब वह तट पर पहुंचा तो कुछ देर सुस्ताने के बाद घने जंगल की तरफ बढ़ गया और एक खंडहर जैसे स्थान पर उसने शरण ली। यहां उसने सुंदर लीना को लिटा दिया, जो पूरे आकार में आ चुकी थी। जल से भीग जाने के कारण का रूप सौंदर्य और भी निखर आया था। जौहर ने सूखी लकड़ियां एकत्रित की और उन्हें एक स्थान पर आग का रूप देने लगा। लीना धीरे धीरे होश में आती जा रही थी। उसके समीप ही आग जल रही थी। जौहर उसके गालों को थपथपा रहा था।
कुछ समय उपरांत ही उसने आंखें खोल दी। कराह कर बोली, मैं कहाँ हूं? जवाब दिया जौहर ने शैतानों की जकड़ के दूर एक शरीफ आदमी के पास। तुम कौन हो? शरीफ आदमी, मगर ये जंगल, आग, मेरा शरीर क्यों दुख रहा है? ओह, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। उसने उठने का प्रयास किया। नहीं, लेटी रहो, तुम्हें कुछ आराम की जरूरत है। मैं जानता हूं तुम बेहद जिद्दी किस्म की लड़की हो। अपने प्रेम से पागल होकर तुमने घर त्याग दिया था और तुम अपने डैडी से नफरत करने लगी थी। तुम्हारा प्रेमी धोखेबाज निकला और तुम भटक गई, मगर तुमने फिर भी अपनी जिद न छोड़ी। लीना, स्त्री के लिए आजादी की एक सीमा होती है और उस सीमा को पार करने वाली आजकल की आजाद लड़कियां किन किन मार्गों पर भटक जाती हैं, ये तुमने अपने जीवन से ही सीख लिया होगा। तुम मुझे शिक्षा दे रहे हो, मैं वही करूंगी जो मेरे दिल में आएगा। मैं डांसर हूं और अनेक देशों में मेरे रूप की चर्चा है। जौहर हंस पड़ा। ओह, मुझे याद आ रहा है, रायल डी लीरा में मेरा प्रोग्राम था। उस नाटे व्यक्ति ने मुझे इस प्रोग्राम के लिए धन दिया था। वह मेहरबान इंसान, काफी धनी और सभ्य था, मगर जिद्दी लड़की। तुम उस नाटे व्यक्ति को अच्छी तरह नहीं जानती, मगर मैं सब कुछ जानता हूं, सब कुछ समझ गया हूं। उस रात मैं भी रायल डी लीरा में गिटार बजा रहा था। रात मैंने तुम्हारे कमरे की पूरी तलाशी भी ली थी। तुम्हारे नीग्रो अंगरक्षक की हत्या कर दी गई थी ताकि वह किसी की ना बता सके कि तुम्हारी असलियत क्या है। जानती हो उसकी हत्या किसने की? उसका हत्यारा वही नाटा व्यक्ति था। क्या? वह लगभग चीख पड़ी। उसी नाटे व्यक्ति ने एक शीशे के ग्लोब में तुम्हारे नृत्य की व्यवस्था की थी। ग्लोब में तुम्हारा शरीर अचानक घटने लगा, यहां तक कि तुम दर्शकों की निगाह से ओझल हो गई। उसके बाद तुम बेहोश हो चुकी थी। तुम्हारा शरीर इतना छोटा पड़ गया था कि कोई देख भी ना सके। मगर सर विक्रम समझ गए कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। पागल लड़की, सर विक्रम ने अपनी पत्नी को खोने के बाद अपना संतुलन गंवा दिया था। एक अरसे से वह तुम्हें खोज रहे थे, लेकिन इन 7 वर्षों के दौरान तुम्हारी सूरत काफी बदल गई थी। अखबार में तुम्हारी तस्वीर देखकर उन्हें लगा जैसे तुम ही सीमा हो। वह सीमा जो 7 वर्ष पूर्व लंदन की एक यूनिवर्सिटी से भाग निकली थी। तुम्हारी तस्वीर देखकर उनका दिमाग पुनः जागरूक हो गया। वह क्लब आए, ये देखने के लिए कि तुम वही हो या कोई और। यहां उन्होंने तुम्हें पहचान लिया। बंद करो, यह सब मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, कुछ नहीं। तुम्हें सुनना ही पड़ेगा। जौहर ने इतने कर्कश स्वर में कहा कि लीना कांप उठी। मगर तुम यह सब क्यों सुना रहे हो? लीना स्वर कुछ डूब गया। इसलिए कि सर विक्रम तुम्हारे पिता हैं। मैं कह नहीं सकता कि वह अब जिंदा है या नहीं, और अगर जिंदा हुए भी तो वह फिर मुर्दों के समान हो जाएंगे। मैं किसी स्वार्थ या लालच में आकर अपनी जान को खतरे में नहीं डाले हूं। मैं सिर्फ अपने मित्र राजा के लिए सब कुछ कर रहा हूं। ये लोग राजा को ब्लैकमेल कर रहे हैं और इनके एक इशारे पर राजा फांसी पर झूल सकता है। लेकिन सर विक्रम, उफ, क्या वह सचमुच? तुम उनसे नफरत करती हो इसलिए कि उन्होंने तुम्हें इस प्रेम से अलग करने की कोशिश की थी, इसलिए कि उन्होंने अपनी लाडली बेटी को सही रास्ता बताना चाहा था। और एक हो, धिक्कार है तुम्हारी जिंदगी पर। तुमने अय्याशी मौज मस्ती को ही जीवन का आधार मान लिया। जानती हो उन्होंने तुम्हारे लिए क्या किया? तुम्हें देखकर जब आशा की किरण जागी तो शैतान हाउट और उसकी मादाम तुम पर वह आविष्कार कर चुके थे जिसके जन्मदाता सर विक्रम थे, जिसका फार्मूला उनके सहकारियों सहित गायब कर दिया गया था। मगर उस प्रयोग में सबसे बड़ी कमी यह रह गई थी कि आकार घटाने के बाद वस्तु को पुनः उस स्थिति में कैसे पहुंचाया जाए। यह कार्य सिर्फ सर विक्रम ही पूरा कर सकते थे, मगर सरकार उनके प्रति चैतन्य थी और गुप्त तौर से उनकी रक्षा की जा रही थी। दूसरी बात यह थी कि वह अपना मानसिक संतुलन खो बैठे थे। तब जीवन के अंधेरे में भटकने वाली लीना को इसका मार्ग बनाया गया। हाउट इस भेद को जान गया था कि सर विक्रम की इकलौती लड़की 7 वर्ष से लापता है। किसी तरह उसने तुम्हें खोज लिया, फिर तुम्हें रायल डी लीरा में पेश किया गया। तुम्हें देखकर सोते से जाग उठे। जीने की ओर काम करने की प्रेरणा मिली। जब तुम्हारा आकार घट रहा था तो उनके दिमाग में एक ही बात आई, तुम्हें बचाया जाए, मगर इस काम को वह खुलेआम भी नहीं कर पाए। इतना समय ही नहीं मिला और वह स्टेज की तरफ झपट्टे। उस समय हाल में अंधेरा छा चुका था। वह तुम्हें न पा सके। अलबत्ता एक इंसान अंधेरे में उनसे टकराया, जिसने हिदायत दी कि
कि वह सीधे शादाब नगर की एकांतवास वाली इमारत में पहुंचे, जहां लीना उन्हें मिल जाएगी, जिसने यह हिदायत दी होगी। हो सकता है वह आवाज उनकी जानी पहचानी रही हो। फिर वह तुम्हें खोना भी नहीं चाहते थे। वह जूली के साथ तुरंत शादाब रोड की तरफ रवाना गए। योजना यह थी कि मार्ग में उनका अपहरण किया जाए और फिर वह स्वयं ही आविष्कार को पूरा करेंगे ताकि तुम वास्तविक रूप में आ सको। चूंकि मैं इन लोगों के लिए काम कर रहा था और मुझे एहसास था कि क्या होने वाला है, इसलिए मैं बार बार अपने एक मित्र को रास्ते पर लगाता रहा। मेरा यह मित्र भारत का प्रसिद्ध जासूस है और सर विक्रम के मामले की तहकीकात कर रहा है। वह लोग अपने मकसद से कामयाब हो गए और हमारा जासूस मित्र घटनास्थल तक पहुंच गया, जहां उसके एक एजेंट की मौत हुई थी। सारी बातें बताना मैं जरूरी नहीं समझता। इतना कहना चाहता हूं कि तुम्हारे लिए सर विक्रम खतरे में फंस गए। तुम्हारे कारण गलत लोगों के हाथ पड़कर भी उन्हें आविष्कार पूरा करना पड़ा। वह सब एक ऐसी उद्योगशालाओं में होने लगा जो चलता फिरता शैतानों का अड्डा था। वह तबाह हो चुका है। उसी अड्डे से निकालकर मैं तुम्हें यहां लाया और सर विक्रम, मुझे नहीं मालूम कि वह जीवित है या नहीं। उफ! लीना ने कानों पर हथेलियां टिका दी। वह सुबकने लगी। जौहर ने उसका कंधा थपथपाया। लीना, अगर वह बच गए तो उन्हें तुम्हारे सहारे की जरूरत महसूस होगी। मर गए तो उनकी अंतिम क्रिया में अवश्य शामिल हो जाना। वह फूट फूट कर रोने लगी। रोते रोते उसने जौहर के सीने से सर टिका दिया। अलाव धीरे धीरे धधक कर इन पर अपना प्रकाश फेंक रहा था। चारों तरफ रात की कालिमा छा चुकी थी। अचानक फोन की घंटी बजी और मैथिल ने रिसीवर उठाया। सर विक्रम की हत्या कर दी गई है। तुरंत कोठी पर पहुंचो। पूरी कोठी पर चारों तरफ से सख्त घेराव डाल दो। वह उछल पड़ा। मगर तुम कहां से बोल रहे हो? जहन्नुम से। और फोन कट गया। ये आवाज कर्नल रंजीत की थी, जिसे सुनकर वह प्रसन्नता से खिल उठा। मगर सर विक्रम की हत्या का जिक्र सुनते ही उसके पांवों तले झुरझुरी सी दौड़ गई। उसने तुरंत अपनी फोर्स को तैयार किया और एकदम घटनास्थल की तरफ कूच कर गया। सर विक्रम की कोठी पर पुलिस का दस्ता रुका। कोठी को चारों तरफ से घेर लिया गया। जब वह अंदर पहुंचा तो ड्राइंग रूम में कर्नल रंजीत बैठा सिगरेट फूंक रहा था। उसके हाथ में पट्टी बंधी थी। सिर की भी यही हालत थी। घायल होने के बावजूद भी वह बड़े आराम के साथ बैठा था। इंस्पेक्टर को देखकर वह तनिक मुस्कुराया। लाश कहां है? इंस्पेक्टर ने पूछा। उसकी हालत देखकर रंजीत एकदम हंस पड़ा। तो मुझे मूर्ख बनाया गया। नहीं, लाश भी मिलेगी और तरक्की भी। शयन कक्ष में लाश तुम्हारा इंतजार कर रही है। जाओ, तुम भी 2-4 आंसू बहा आओ, क्योंकि यहां के सब नौकर और झूली दहाड़े मार मार कर रो रहे हैं और आप हंस रहे हैं। जनाब, मैं इसलिए हंस रहा हूं कि मैं बच गया। इंस्पेक्टर पैर पटकता हुआ चला गया। रंजीत ने पास की मेज पर रखी बोतल को उठा लिया, जिसमें रमन हजरत सो रहे थे। बोतल को झटका लगते ही वह कई लुढ़कन खा गया और टुकर टुकर रंजीत को निहारने लगा। इस बोतल को उठाकर जमीन पर दे मारिए। हाय, क्या हालत हो गई मेरी, धज्जियां उड़ गईं क्राइम रिपोर्टर की। रमन ने चीख कर कहा, किंतु रंजीत की आवाज बहुत धीमी सुनाई दी। बेटे, घबराने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि अभी तुम्हें और छोटा होना है। क्या गुरु, तुम जिन्न हो? तुमने मुझे पकड़ लिया है। रंजीत हंस पड़ा। अगर तुम्हारी नुमाइश लगा दूं तो एक दिन में करोड़ों रुपया इकट्ठा कर सकता हूं, मगर यह काम मैं जौहर को सौंपूंगा। उसी की मेहरबानी से तुम बचे हो और उसने आज के अखबारों में विज्ञापन दे दिया है। कल नुमाइश होगी। हाय, मैं मर जाता तो अच्छा था, मुझे भूख लग रही है। मेरे लायक कोई ऐसी ही गोली तैयार करवाइए, वरना कल तक मैं मर जाऊंगा। कुछ न हो सके तो पोटेशियम साइनाइड की बूंदें टपका दीजिए। रमन हाउट भाग निकला, मगर सर विक्रम को मैंने पानी में प्राप्त कर लिया। मैं बराबर आपकी जेब में रहा, मुझे सब कुछ मालूम है। तब तो तुमने उसकी मादाम को भी देखा होगा। उस कलमुही की तो मैंने तस्वीर भी पाई है, कार्टून बनवाया, तभी तो उसने मुझे 6 इंच का बना दिया। उसका ख्याल था कि मैं उसके भेद को जानता हूं और ब्लैकमेल करना चाहता हूं। वही हरामजादी है। रोशनी के कमरे में रहती थी, मगर मैं उसकी आवाज से ही पहचान गया था। हाय गुरु, ये मुसीबत भी उसी पप्पा के बच्चे ने खड़ी की। कैसे? रंजीत ने छुटकी लेते हुए पूछा। उसी ने मेरे पास वह फोटो भेजी थी और समाचार भी मैंने समझा।
उसकी कोई प्रेमिका होगी या उस लौंडिया को फंसाना चाहता होगा, मगर मुझे क्या मालूम था कि नौबत यहां तक पहुंच जाएगी। मगर वह कौन? उसका नाम लेडी टाइम्स है। लेडी टाइम्स! रंजीत के होठों पर रहस्यमय मुस्कुराहट आ गई। प्यारे, तुमने बहुत बड़ी समस्या हल कर दी। शाबाश। इस समय तो चींटी हूं, अब मुझसे नहीं रह जाता, मुझे भूख लगी है। रंजीत बोतल जेब में डालकर उठ खड़ा हुआ। वह सीधा शयन कक्ष में पहुंचा। वहां इंस्पेक्टर लाश का मुआयना कर रहा था। पास खड़ी जूली अब भी रो रही थी। उसकी आंखें सूज गई थीं। जीत मैथिल को एक किनारे ले गया। मामले को खत्म करते ही हीर प्लेस पहुंच जाना। मैं चलता हूं, वहां कुछ मेहमान बैठे हैं, और हां, तुम्हारी तरक्की जरूर होगी। भाड़ में गई तरक्की, यहां सब इंस्पेक्टर बनने की आ गई। अगर हत्यारे को न पकड़ा तो सर्विस से छुट्टी भी हो सकती है। हत्यारा हीर पैलेस में है। इतना कहकर रंजीत जूली के पास सरक गया। मिस जूली, क्या तुम मेरे साथ चल सकती हो? कहां? सीमा से मुलाकात करने। सीमा? वह थोड़ा चौंकी। कैबरे डांसर लीना। वह कहां है? क्या वह जिंदा है? मेरे साथ आओ, तुम खुद उसने पूछ लेना। उसके बाद जूली को लेकर रंजीत हीर पैलेस पहुंचा, जहां लीना उर्फ सीमा जौहर और बेबी अमरकरम खेलने में व्यस्त थे। जूली एकदम खुशी के साथ लीना से लिपट पड़ी, फिर रोने लगी। रंजीत ने जूली का परिचय करवाया। मैं उनकी रक्षा न कर सकी, मैं उनको नहीं बचा सकी। सीमा, हम सबका सहारा टूट गया। किसकी बात कर रही हो? सर विक्रम। लीना हंस पड़ी। तुम हंस रही हो? सर विक्रम यानी कि मेरे डैडी, वह तो यहां सो रहे हैं। उनके सहकारी उनका उपचार कर रहे हैं और जल्दी ही वह होश में आ जाएंगे। उनके दिमाग पर सीधी चोट पड़ी है, मगर इतनी ज्यादा नहीं, कुछ अनर्थ हो जाए। हथ तेरे की, जौहर बड़बड़ाया। किसी ने ठीक कहा है कि स्त्री बात को पेट में नहीं रख सकती। सारा क्लाइमैक्स खराब कर दिया। अच्छा भतीजे, हम लोग चले। कल लिटिल अंकल की नुमाइश होगी। 1 लाख रुपया आने की उम्मीद है। तुम्हें जोकर बनना है, मुझे जादूगर। जूली का मुंह आश्चर्य से खुल गया। तब रंजीत ने उसे समझा दिया कि वह नकली विक्रम था, जिसे उस समय बदल गया जब वह कार एक्सीडेंट के समय बेहोश हो गई थी। अपराधियों ने इस योजना को काफी समय से तैयार कर दिया था। बाद में भेद खुलने के भय से उसकी हत्या कर दी गई। और दूसरे दिन सचमुच रमन के लिए शामत का दिल था। वह उन सब दर्शकों को बराबर चीख चीख कर गालियां बकता रहा जो नुमाइश में सिर्फ 6 इंच के आदमी को देखने आए थे। इस 6 इंच के आदमी के लिए बहुत से दर्शक उपहार भी लाए थे, जैसे लकड़ी का छोटा बंगला, खिलौना नुमा चाबी वाली कार इत्यादि। 5 रुपया टिकट रखा गया था। रमन सुबह से शाम तक जौहर को गालियां बकता रहा, जो जादूगर बना था, और कुछ अन्य हाथ की सफाई वाले खेल भी दिखा रहा था। सारा नगर इस विचित्र मानव को देखने के लिए उमड़ आया था, और जौहर का कथन था कि यह मानव मंगल ग्रह का प्राणी है, जिसे यहां की भाषा सिखाने में 3 महीने लगे। शाम को जब हिसाब हुआ तो 1,10,025 रुपए आ गए। जौहर ने 10,025 रुपए तुरंत बांटे और ठीक समय पर रमन को रंजीत के हवाले कर दिया। लेकिन रंजीत से नई बात पता लगी। लेडी टाइम्स गायब हो गई है। दूसरी बात यह थी कि सर विक्रम की हालत चिंताजनक है। यदि उन्हें होश में लाने का उपक्रम किया गया तो पागल हो जाने की आशंका है, और उनका बच पाना कठिन है, क्योंकि उनके दिमाग की एक नस में गांठ पड़ गई है। दिमाग का ऑपरेशन भी नहीं हो सकता। अब क्या हो सकता है? एक ही योजना है, मगर भयंकर। वह कौन सी? सर विक्रम का आविष्कार उन पर ही लागू किया जाएगा। कुछ इंसानों का आकार इतना सूक्ष्म किया जाएगा जो इंजेक्शन के द्वारा उनके दिमाग तक जा सके। ये लोग उस नस की गांठों को एक तार इलेक्ट्रॉनिक यंत्र द्वारा जलाकर बाहर आ जाएंगे। असंभव। इसके अलावा कोई चारा भी नहीं है, और तैयारियां भी हो चुकी हैं। यह काम सर विक्रम की अंडरग्राउंड प्रयोगशाला में किया। 5 आदमी इस कार्य के लिए तैयार है। कौन कौन? पहला व्यक्ति मैं हूं, दूसरा डिक्सन, तीसरा अनूप और चौथा रमन, और 5वां स्थान जूली ने लिया है। हाँ, बाहरी डॉक्टर हमारी पोजीशन को चेक करते रहेंगे और ट्रांसमीटर संपर्क से हमसे बात भी कर सकेंगे। एक छोटी सी पनडुब्बी सहित हम लोगों का आकार घटा दिया जाएगा। जहां जहां हमारी पनडुब्बी नसों में दौड़ेगी, बाहरी डॉक्टरों को उसका संकेत चमकीले बिंदु द्वारा मिलता रहेगा। 6ठा नाम मेरा भी लिख लो। जौहर ने उत्सुकतावश कहा,
तुम मुझे अपना सहकारी बनाना। शायद तुम अपनी देखरेख में ही यह काम करवाना चाहते हो, लेकिन इससे सर विक्रम के प्राण बचने की उम्मीद कम है। फिर भी ऐसा करना ही पड़ेगा। इसका पूरा इंतजाम कर दिया गया है। जिस जगह यह विचित्र ऑपरेशन हो रहा है वह जगह गोपनीय है। आओ चलें। उसी रात, उस समय ठीक 11:32 हुए थे। प्रयोगशाला के विशाल हाल में कुछ जानी मानी हस्तियां मौजूद थीं और प्रयोग की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थीं। अब तक सर विक्रम के सहकारियों ने रमन को पूरे आकार में ला दिया था। रमन ने सबसे पहले अपनी भूख शांत की, उसके बाद तैयारियां जारी हो गई। कुल मिलाकर 6 इंसानों ने एक खास लिबास पहना जिसमें गैस मास्क भी मौजूद था। चूंकि यह सब एयर टाइट विशाल केबिन में होना था, अतः उन लोगों के लिए ऑक्सीजन की पूरी व्यवस्था रखी गई थी। डॉक्टर मिथलानी ने उन्हें सभी साधनों एवं यंत्रों से लैस छोटी पनडुब्बी में बैठ जाने के लिए कहा। वह लोग आश्चर्यजनक देश से विदा लेकर पनडुब्बी में समा गए। वह जानते थे यह ऑपरेशन जिंदगी का विकट और रोमांचकारी होगा। डॉक्टर ने कहा, ठीक 1.5 घंटे बाद आप सब स्वाभाविक रूप से अपने आकार में आ जाएगी। ऐसी व्यवस्था की जा चुकी है, अतः आपका काम पहले ही समाप्त हो जाना है। आपकी पनडुब्बी एक नस के जरिए बढ़ेगी, रक्त के प्रवाह में दिमाग तक पहुंचेगी। चूंकि आप सबका आकार अत्यंत सूक्ष्म होगा, इसलिए यह भी हो सकता है कि खून के जीवाणु आप पर हमला कर दें। आपके काम में वह बाधा डाल सकते हैं, अतः आप उन्हें उस गण से मार भी सकते हैं जिसका आकार बहुत छोटा हो गया है। मगर यह बात ध्यान में रहे कि उस गण का लंबा तीर जैसा बुलेट किसी भी हालत में जिस्म में न रहने पाए। अच्छा दोस्तों, ठीक 4:45 होने को है। अब हमारा यह कार्य शुरू होने को है। उम्मीद है आप सब सफलतापूर्वक बाहर लौट आएंगे। हम बराबर आपसे बात करते रहेंगे और समय समय पर मार्ग दिखाते रहेंगे। गुड बाय। उसके बाद यंत्र चल पड़े। कई प्रकार के तारों ने केबिन में अपना कार्य शुरू कर दिया। कभी लाल कभी सफेद धुआं केबिन में स्नान करने लगा और देखते देखते पनडुब्बी का आकार इंसानों सहित घटने लगा। घटते घटते वह अत्यंत सूक्ष्म हो गया, इतना सूक्ष्म कि नजर न आए। उधर केबिन के अंदर अनेक परतें गिर रही थीं, परंतु वह परतें बराबर पनडुब्बी को अपने दायरे में रखे थी। अंतिम परत एक टेस्ट ट्यूब जितनी रह गई। करीब 4 डॉक्टर कार्य कर रहे थे। डॉक्टर मिथलानी ने ठीक समय पर केबिन के अंदर से सबसे छोटी परत वाली टेस्ट ट्यूब को निकाल लिया। यह संसार का आश्चर्यजनक करिश्मा था। टेस्ट ट्यूब में पनडुब्बी कहीं नजर नहीं आ रही थी। डॉक्टर ने उसमें एक तरल पदार्थ डाला और फिर यह तरल पदार्थ एक सीरींज में भर लिया गया। एक डॉक्टर माइक्रोस्कोप से टेस्ट ट्यूब का निरीक्षण करता रहा। उसने गर्दन से हल्का संकेत दिया और मिथलानी इंजेक्शन को लेकर सर विक्रम की लंबी ऑपरेशन टेबल पर पहुंचा। इंजेक्शन उसने एक विशेष नस पर लगा दिया। इस बीच विचित्र सा सन्नाटा छाया रहा। सुई भी गिरे तो उसकी ध्वनि साफ सुनाई दे। इंजेक्शन लगाने के बाद मिथलानी कुछ यंत्रों के पास बैठ गया। उधर जहां इंसानी नसों का खाका बना था, वह एक बिंदु के रूप में चमक उठा। यह चमकता बिंदु धीरे धीरे रेंग रहा था। इस बिंदु से साफ प्रकट होता था कि तथाकथित इंसानों का काफिला सर विक्रम की नसों के कौन से स्थान पर बढ़ रहा है। कैसा लग रहा है? मिथलानी ने एक यंत्र पर मुंह सटाते हुए कहा। बहुत आश्चर्यजनक। रंजीत का भिनभिनाता स्वर सुनाई दिया, जैसे खून की नदी में बढ़ रहे हों। आहा, कुछ नीली नदियां भी हैं। दृश्य मनोरम बनता जा रहा है। ये अजीब सी लाल सफेद पर्वतमालाएं क्या हैं डॉक्टर? छोटी छोटी हड्डियां। चूंकि तुम लोग बहुत छोटे हो, इसलिए पहाड़ जैसी नजर आ रही होगी। आगे तुम्हें और भी आश्चर्यजनक दृश्य नजर आएंगे। अगर किसी प्रकार की रुकावट सामने आए तो हमसे संबंध बनाना। ओ के डॉक्टर बिंदु सरकता रहा। यह क्या? पनडुब्बी ठहर क्यों गई है? जौहर ने चौंक कर कहा। ऐसा लगता है हम लोग इन्हीं नसों में मर खप जाएंगे। डिक्सन ने 2-3 यंत्रों को टटोलते हुए कहा। कर्नल, अब क्या किया जाए? सहसा जूली ने कहा। इस नस में खून का प्रवाह बंद हो गया है। आगे का यात्रा के लिए नस बदलनी पड़ेगी। मैं इस बारे में पूछता हूं। इतना कहकर रंजीत ने डॉक्टर मिथलानी से संपर्क बनाया। इतने जौहर झूली के बराबर में बैठा एक कहानी सुनाने लगा। थोड़ी देर बाद रंजीत बोला,
हमें मार्ग बदलना पड़ेगा डिक्सन। पनडुब्बी को टर्न दो। वह देखो सामने लाल सी खोह। शायद वह नस है जिसका संबंध सीधा हृदय से है। बाप रे, हम लोग दिल में पहुंचेंगे क्या? जौहर उछला। मिस्टर, तुम्हारा दिमाग होश में तो है? दिल की धड़कन से हमारी पनडुब्बी के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, जूली बोली, और हमारा दिल भी फट जाएगा। इन प्रश्नों का हल लिया गया है, रमन ने ऊंघते हुए कहा। बाद में हम लोगों का ऑपरेशन भी इसी प्रकार होगा। बहरहाल, मैं तो यह देखूंगा कि दिल मोहब्बत के दौरान कुछ ज्यादा तेज क्यों धड़कता है। मैं इस पर थीसिस लिखूंगा। डिक्सन बेटा, उस लाल खोह में चलो जिधर रोशनी पड़ रही है। पनडुब्बी की तेज रोशनी घूम रही थी। भयानक लाल नदी खोह में बहती दिख रही थी। जिस समय यह लोग उस दिशा में बढ़े, सबके चेहरे सुस्त पड़ गए थे। मगर जब रंजीत ने यह खबर दी कि जिस समय वह दिल के बीच से गुजरेंगे उस समय सिर्फ 1 मिनट के लिए सर विक्रम की धड़कन बंद हो जाएगी, तब वह संतुष्ट हुए। इस नस पर असंख्य जाले फैले हुए थे, मगर पनडुब्बी आसानी से धीमी गति के साथ सारी बाधाओं को पार करती हुई बढ़ रही थी। इन लोगों का सफर अब हृदय की तरफ जारी हो गया था। पनडुब्बी में उजाला था। ज्यों-ज्यों वह हृदय के निकट पहुंचते गए, खून के उबाल और भंवर सा उठना प्रारंभ हो गया। उसके साथ ही धमाकों का शोर उत्पन्न होने लगा। अभी वह दिल में नहीं पहुंचे थे, फिर भी ऐसा लगता जैसे आसपास कहीं तोपों की भयंकर जंग छिड़ी है। उन सब के दिल तीव्रता के साथ किसी आशंका के वशीभूत होकर धड़कने लगे। माहौल में विचित्र सा सन्नाटा छा गया। रंजीत ने बाहर से संपर्क बनाया। हम दिल में दाखिल हो रहे हैं, किंतु ऐसा लगता है जैसे तोपों की भीड़ गरज रही हो। ठीक है, मैं निश्चित समय पर धड़कन बंद कर दूंगा, मगर ध्यान रहे, सिर्फ 80 सेकंड में आप लोगों को दिल का भाग पार कर लेना है। अगर जरा भी विलंब हुआ तो भयानक दुर्घटना हो जाएगी। हम पूरी कोशिश करेंगे। 1 मिनट बाद ही डिक्सन ने बताया कि वह दिल में दाखिल हो रहे हैं। उस समय सबने शीशों में बाहर झांका। बड़ा मनोरम दृश्य था, फिर भी धड़क धड़ाक का स्वर जारी था। चारों तरफ रंग बिरंगी झालरें सी लटकी नजर आ रही थीं। खून की धाराएं इस प्रकार उबल रही थीं जैसे कोई वाष्प छोड़ता दलदल। अचानक डिक्सन ने चीख कर कहा, पनडुब्बी के यंत्र खराब हो गए हैं। हम इस दलदल जाम होते जा रहे हैं। हे ईश्वर, अब क्या होगा? जौहर एकदम उछल पड़ा। वास्तव में पनडुब्बी ठहर गई थी। बाहर अब भी धमाकों का स्वर गूंज रहा था। उधर रंजीत और जूली तेजी के साथ यंत्रों को टटोल रहे थे। रंजीत के दिमाग में तुरंत एक युक्ति आई। उसने बाहर से पूछने में ज्यादा समय नहीं लगाया। उसने तुरंत कहा, हम लोग इसे धकेल कर ले जाएंगे। हर हालत में बाहर निकलना है। केवल 35 सेकंड ऑफ। जौहर, रमन, बाहर कूदो। आज हमारी शक्ति की परीक्षा है। तुम लोग इसे स्टार्ट करने का प्रयास करो। जरा सी देर किए बिना वह तीनों खिड़की खोलकर कूद गए। खिड़की तुरंत बंद ही गई। तीनों ने मास्क चढ़ा लिए थे। ऑक्सीजन की उनके पास पूरी व्यवस्था थी। तीनों ने एक साथ पनडुब्बी के पिछले भाग पर शक्ति लगाई। पनडुब्बी हिल गई। 20 सेकंड बाकी रह गए थे। 20 सेकंड बाद ही एक भयानक कल्पना उनके सामने थी। सहसा तगड़ा झोंका सा आया और पनडुब्बी तेजी के साथ बह गई। यह लोग भी तीव्रता के साथ बह गए, जो एक रूप से उनके लिए खून का तूफान था। तीनों एक रस्सी से जुड़े थे, अन्यथा इस खूनी तूफान में न जाने कहां जाते। केवल 5 सेकंड रह गए थे। ये बेतहाशा भाग रहे थे। पनडुब्बी उनकी निगाह से ओझल हो गई थी और फिर भयंकर धमाका हुआ। वह तूफान के थपेड़े में न जाने कहां उड़े और बहे। फिर भी उन्हें लगा जैसे विश्व की सबसे भयानक आवाज वाली तोपें उन पर बरस पड़ी हैं और नन्हे तिनकों के समान वह न जाने कहां से कहां बहे जा रहे हैं। फिर वह एक काली खोह में बहते चले गए। यह मात्र संयोग था कि प्रवाह ने उन्हें एक और नस में भेज दिया था। धमाकों का शोर कुछ कम हुआ तो उनके होश ठिकाने आए। अब वह पुनः तैरने लगे। उनका संपर्क सारे संसार से टूट चुका था। उन्हें यह भी नहीं मालूम था कि किस नस में बहते हुए वह कहां जा रहे थे। फिर भी तीनों का साथ नहीं छूटा था। तीनों ने एक साथ जीने मरने का फैसला कर लिया था। सहसा उन्हें काफी दूर रोशनी जलती नजर आई और यह सोचकर कि पनडुब्बी है, तीनों तेजी के साथ उसी दिशा में तैरने लगे। अचानक वह दोबारा उछल पड़े। वह भयंकर धमाका था
जिसकी आवाज ने ही उन्हें बुरी तरह उछालकर काफी दूर फेंक दिया। उनकी समझ में नहीं आया कि यह भयंकर विस्फोट कैसा था। विस्फोट की कड़कड़ाहट के बाद जब थोड़ी शांति हुई तो उन्हें चारों तरफ सितारे से झिलमिलाते नजर आए। रंजीत को दिमाग की बनावट का थोड़ा ज्ञान था। इस समय वह ज्ञान तंतुओं के बीच सैर कर रहे थे और काफी दूर पनडुब्बी खड़ी नजर आ रही थी। तीनों उस तरफ तैरने लगे। सहसा उन्हें एक सफेद सी सड़क सी नजर आई। यह सड़क स्वर्ग के मार्ग तक गई है। सड़क इतनी खूबसूरत झालरों के बीच थी कि उसका जानना कठिन है। उसी सड़क के किनारे वह पनडुब्बी भी खड़ी थी। तीनों सड़क पर चढ़ गए। इस चित्तार्शक दृश्य को देखते हुए वह शान के साथ पनडुब्बी की तरफ बढ़े। जल्दी ही वह पनडुब्बी की सीढ़ी पर थे। खिड़की उनके स्वागत के लिए खुल गई। खिड़की पर झूली खड़ी थी। वह काफी घबराई जान पड़ती थी। अंदर पर तीनों ने मास्क उतार दिए। क्या आप लोग जिंदा हैं? आप कहें तो हम दोबारा मर सकते हैं, जौहर ने कहा। मेरे ख्याल से यह अच्छा रहेगा कि तुम शादी के बाद मरो। रमन ने भर्राए कंठ से कहा। कुंवारी मौत मरोगे तो वह सैकड़ों विधवा हो जाएंगी जिनसे तुमने प्रेम किया और शादी के वायदे किए। शादी से बाद कम से कम वह आस तो छोड़ देगी। इस प्रकार एक ही विधवा होगी। सहसा दोनों का ध्यान चित्त पड़े साथी की तरफ गया। रंजीत उस पर झुका था। डिक्सन उसे कुछ समझा रहा था। वह मर गया। उसका हार्ट अटैक हो गया। चारों तरफ खून का तूफान देखकर ऐसा लगता है, जूली ने कहा। हम लोगों को अब जल्दी से बाहर निकलना चाहिए, वरना न जाने क्या अंजाम होगा। जो हमारे साथ रहेगा वह इतनी जल्दी नहीं मरेगा। जौहर ने झूली के कंधे पर हाथ रखते हुए, जबकि रमन ने उसका हाथ हटाकर एक तरफ कर दिया। इस आदमी के चक्कर में मत पड़ना मत जूली। रमन बोला, जो कुछ यह कह रहा है वह एकदम गलत है। स्त्री के साथ होते ही इसकी मौत जल्दी आ जाएगी। मगर मुझे ज्योतिषी ने बताया है, जिस दिन मैं शादी कर लूंगा अपनी पत्नी सहित ऊपर हो जाऊंगा। तुम लोगों को मजाक सूझ रहा है? सहसा रंजीत बोला, यहां हमारा एक साथी खत्म हो गया। इतना ही नहीं, सारे ट्रांसमीटर खराब हो गए। ऑक्सीजन की टंकी फट गई। बहुत मामूली ऑक्सीजन बाकी रह गई है। सारी अंकल। इतना कहकर रमन रंजीत के पास बैठ गया। जौहर उसे खा जाने वाली निगाह से घूर रहा था। अब क्या किया जाए? डिक्सन ने कराहते स्वर में कहा। 1 घंटा बीत चुका है और ऑक्सीजन सिर्फ 5 मिनट के लिए रह गई। इसी बीच में हम बाहर निकल सकते हैं। मेरा ख्याल है हमें तुरंत बाहर के लिए रवाना हो जाना चाहिए। हरगिज नहीं, रंजीत ने कहा। बुरा न मानो तो एक तरकीब बताऊं। मैं वैज्ञानिक तो हूं नहीं, मगर थोड़ी राय जरूर दे सकता हूं। सर विक्रम की सांस वाली नली तलाश की जाए जिसके रास्ते ऑक्सीजन आती है। उससे हम थोड़ी बहुत ऑक्सीजन एकत्रित कर सकते हैं, जैसे हमारे सिलेंडरों में थोड़ी देर तक काम चलाने लायक है। आइडिया अच्छा है डिक्सन। आओ हम लोग वह नली तलाश करें। यहां हमें जीवाणु भी मिल सकते हैं जो हम पर बना सोचे समझे हमला कर सकते हैं। लिहाजा हम चारों को चलना पड़ेगा। इस काम के बाद हम अपना काम शुरू करेंगे। चलो जल्दी करो जूली, तुम इस लाश को कपड़े से ढक दो और यहीं हमारी प्रतीक्षा करो। मगर, जूली ने कुछ कहना चाहा। अगर मगर बाहर चलकर होगा, जौहर ने कहा और अपना मास्क ठीक करने लगा। जल्दी ही वह टंकी पर एक बड़ी ट्यूब लगाकर पनडुब्बी से बाहर निकल आया। कुछ देर बाद ही सड़क से उतरकर वह पुनः खून की धारा में तैर रहे थे। उन्होंने एक टार्च तथा तीर फेंकने वाली गन भी साथ ले ली थी। कुछ दूर चलने के बाद रंजीत को विशालकाय फूला पिचकता गुब्बारा नजर आया, जो बहुत मोटे पाइप जैसा लग रहा था। वह हरे नीले पीले जाल से घिरा था। रंजीत ने उस तरफ इशारा किया। जल्दी ही वह उस स्थान पर पहुंच गए। ट्यूब का एक सिरा जो नोकीला था और एक यंत्र से जुड़ा था, रंजीत ने उस स्थान पर चुभा दिया। अभी वह अपना कार्य शुरू कर ही पाया था कि एकदम चौंक उठा। एक चैत दैत्याकार जानवर धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था। वह जानता था यह श्वेत जीवाणु है जो अपने इस भाग में किसी दूसरे जीवाणु को बर्दाश्त नहीं कर सकता। रक्ताण इतने भयानक नहीं होते, मगर शैताणु तुरंत हमला बोलता है। इसीलिए वह इंसान के मस्तिष्क को सुरक्षित रख पाता है। इस भाग में उसका पूरा राज्य होता है, जैसे जंगल का शेर। तत्काल रंजीत ने अपने साथियों को संकेत दिया। श्वेताणु की दृष्टि इन पर पड़ चुकी थी। एक साथ कई शत्रु देखकर वह भयंकर तेजी के साथ बढ़ा। उसका जबड़ा खुलता चला गया।
उसकी तेज गति से लगता जैसे वह समस्त शक्ति से आक्रमण करेगा। सहसा रमण ने गण तान दी। प्रथम इसके कि श्वेताणु आक्रमण कर पाता, रमण ने तीर छोड़ दिया जो सही निशाने पर बैठा और श्वेताणु की गति एकदम ढीली पड़कर सुस्त हो गई, किंतु वह एक दिशा में डूबता जा रहा था। रमण को जब यह हिदायत याद आई कि तीर किसी भी हालत में नहीं छोड़ना है, तो वह उस दिशा में लपका, परंतु यह उसके लिए काल लोक की दिशा थी और रंजीत वह देखकर और भी चौंक पड़ा कि जौहर उनमें शामिल नहीं है। जौहर सबसे पीछे आया था, क्या पता उसका शिकार श्वेताणु ने कर लिया है। ये कल्पना ही भंयाकर थी। उधर रमण अधमरे श्वेताणु का पीछा कर रहा था और इस बात से बेखबर था कि नीले लाल जाल के बीच से एक और शैतान श्वेताणु उसकी गतिविधि देखकर हरकत में आ गया है। इस बीच में उसने ऑक्सीजन भरने का काम बंद नहीं किया था, मगर अपने शागिर्द को खतरे के घेरे में फंसता देख वह डिक्सन को संकेत करता हुआ तीर की तरह लपका। उस समय दूसरा श्वेताणु रमण के पीछे पीछे मुंह खोले बढ़ रहा था। रंजीत लंबी कूदें लगातार खून की धारा में लगाता चला गया और अनेक जालों को हटाता उस तरफ बढ़ा। जबकि डिक्सन अपनी गन ठीक कर रहा था, उसने ऑक्सीजन की टंकी छोड़ दी। वह एक खतरनाक और रोमांचकारी क्षण था जब श्वेताणु ने रमण की दोनों टांगों को एक साथ जबड़े में दबा लिया। हालांकि रमण मरे हुए श्वेताणु के जिस्म से तीर निकाल चुका था, मगर अब उसके पिछले अंगों में भयंकर पीड़ा थी। वह बुरी तरह छटपटाकर पलटा। हाथ का तीर उसने श्वेताणु के जबड़े पर दे मारा। इतना समय और अवसर नहीं था कि वह गण का प्रयोग करे। उसका आधा जिस्म इस समय श्वेताणु के जबड़े में फंसा था। श्वेताणु उसे बुरी तरह जकड़ने लगा। यह लड़ाई भीषण दौर पर थी। रमण उसका मुकाबला कर पाने में अपने आप को असमर्थ पा रहा था। इस समय श्वेताणु उसे किसी मगरमच्छ से कम नजर नहीं आ रहा था, जो रमन का स्वादिष्ट भोजन करने के लिए पूरी ताकत लगा रहा था। सहसा रंजीत का छुरा चमका। उसके एक हाथ में गन थी। उसी क्षण एक तीर झन्नाटे के साथ उसके हाथ से टकराया। गन छूट गई। न जाने क्यों जौहर की छठी इंद्री ने खतरे का संकेत कर दिया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उनके साथी की मृत्यु हृदय गति से नहीं हुई। क्योंकि वह सबसे पीछे था, इसलिए छिपने में कठिनाई नहीं हुई। उसने बड़ी सतर्कता से अपने आप को एक रंगीन झालर जैसे स्थान पर दुबका लिया। यह उसके अपने दिमाग की सूझबूझ थी, जिसे शरारत ही समझा जा सकता था। उसके दिमाग में सिर्फ एक विचार, एक प्रश्न था। उनके साथी की मौत केवल जूली और डिक्सन के सामने हुई और उसके हिसाब से यह मौत हृदय गति रुक जाने से नहीं हुई। तब मौत कैसे हुई? इतना ही नहीं, पनडुब्बी में बहुत सी खराबियां उत्पन्न हो गईं। दिल के अंदर पहुंचकर पनडुब्बी के यंत्र एकाएक फेल हो गए थे। बाहरी दुनिया से उनका संपर्क टूट गया। इन सब प्रश्नों का जवाब खोजने के लिए अपने को रोक लिया था। वह पनडुब्बी से दूर नहीं होना चाहता था, क्योंकि जूली और डिक्सन अब उसकी निगाह में संदिग्ध थे। जब उसके 3 साथी काफी दूर निकल गए तो वह अपने स्थान से निकला और लगभग रेंगता हुआ पनडुब्बी तक पहुंच गया। ये क्रिया उसने बहुत छिपे तौर से की थी। जब वह पनडुब्बी पर चढ़ रहा था, तभी वह स्टार्ट हो गई और तिरछी होकर सड़क से नीचे उतर गई। जौहर ऊपर चढ़ा। किसी तरह वह एक खिड़की तक पहुंच गया। पनडुब्बी के अंदर पूर्णतया अंधकार छा चुका था। यह पनडुब्बी हल्की बनाई गई था। पनडुब्बी गहरे लाल रंग के तंतु जाल के बीच छिपकर डूबने लगी। देखते ही देखते वह पूरी तरह छिप गई। जौहर अब भी खिड़की से लटका हुआ था। खिड़की बंद थी। कुछ देर बाद ही खिड़की धीरे धीरे खुली। वह अपने स्थान से थोड़ा हट गया। तभी उसने एक टार्च जलती देखी। उस समय पनडुब्बी पूरी तरह अंधकार में छिपी थी। यह भाग अंधकार में डूबा था। एक परछाई नीचे उतरी और एक दिशा में जाल को हटाती बढ़ गई। यकीनन वह जूली थी। जौहर ने उसका पीछा जारी कर दिया। जूली टार्च के प्रकाश को माध्यम बनाकर बढ़ती रही। वह अपनी धुन में बढ़ रही थी। इस बात की उसे जरा भी आशंका नहीं थी कि कोई उसका पीछा कर रहा है। एक स्थान पर वह रुक गई। वह कुछ मोटी नसों को परख रही थी। न जाने उसके पास कौन सा यंत्र था जिसे वह नसों पर रख रही थी। एक ज्ञान तंतु से जुड़ी नस पर वह रुक गई। जौहर एक अन्य तंतु के पीछे रह गया। उसने स्पष्ट देखा, जूली उसमें कुछ कुरेद रही है। उसके एक हाथ में चाकू था और छोटी बारीक पिन उसके हाथ में थी। उसके बाद वह उस स्थान से मुड़कर चलती बनी।
जौहर तुरंत उस स्थान पर पहुंचा। वह बारीक पिन नस से जुड़ी थी। तुरंत जौहर ने पिन खींच लिया। पिन पर जगह जगह छिद्र बने थे। वह कुछ समझ नहीं पाया कि यह क्या वस्तु है। तुरंत वह वापस लौटा। उसे विश्वास था कि जूली पनडुब्बी में पहुंच रही है। जूली से पहले ही वह पनडुब्बी में पहुंचकर आराम से छिप गया। कुछ देर बाद ही जूली लौट आई। उसने खिड़की बंद की, मास्क उतारा और धीमी रोशनी जलाकर वह एक के बाद एक अपने वस्त्र उतारने लगी। जौहर फटी आंखों से उसके अभूतपूर्व सौंदर्य को देख रहा था। जूली के जिस्म पर सुनहरी झलक थी और इंसान उसका जिस्म देखकर पागल हो सकता था। सहसा जूली ने ब्रेसियर खोली और बारीक तार का छिपा हुआ डिब्बा हाथ में ले लिया। यह डिब्बा ब्रेसियर में छिपा था। जूली के नेत्रों में उस समय गहरी चमक थी। वह अपने पूरे शरीर पर चमकदार तार लपेटती रही, जबकि जौहर सांस रोके इस दृश्य को देखता रहा। अपनी भावनाओं पर वह बड़ी कठिनाई से काबू पाए था। तार का एक सिरा उसकी अंगूठी से जुड़ गया। उसने अंगूठी को घुमाया और तार एकदम प्रज्वलित हो गया। देखते देखते वह रोशन गोला बन गया, उजाले का गोला। जौहर चौंक पड़ा। उसके पूरे शरीर में सनसनी दौड़ गई। अब कोई भी रहस्य छिपा न था। वह एक भयंकर स्त्री को छिपकर देख रहा था। उस स्त्री ने हल्का सा कहकहा लगाया और पुनः अंगूठी घुमा दी। दायरा खत्म हो गया। जौहर जानता था, जब तक यह स्त्री आग के दायरे में रहती है, इस पर किसी शस्त्र का प्रभाव नहीं पड़ सकता और न ही इसे कोई छू सकता है। न जाने कैसे वह स्त्री उस दायरे में खुद सुरक्षित रहती है, मगर आज जौहर इसका भेद समझ गया था। सारी करामात अंगूठी की है। अब वह पुनः नग्न खड़ी नजर आ रही थी। फिर उसने वस्त्र पहनने शुरू कर दिए। उसके बाद वह एक कुर्सी पर बैठकर पनडुब्बी के यंत्रों को टटोलने लगी। उसे इस बात का जरा भी एहसास नहीं था कि ठीक दाएं वाली मेज के पीछे जौहर छिपा है। उसका हाथ कुर्सी से एक तरफ लटका था। जौहर ने धीरे से हाथ बढ़ाया और पलक झपकते ही उसने जबरदस्त शक्ति के साथ झूली की कलाई पकड़ ली। इस कदर जोर से कि वह चीख उठी, किंतु कलाई 1 इंच भी नहीं हिल सकती थी। जौहर के दूसरे हाथ में चाकू था। उसने आव देखा न ताव और झटके से उंगलियों पर चाकू दे मारा। वह चीख उठी, तड़फ कर पलटी, मगर तब तक दूसरा वार भी हो चुका था और उसकी उंगलियां एक साथ कट गईं। हाथ से खून की धार बह निकली। जौहर ने गिरी हुई उंगलियों को जेब के हवाले किया। तभी उसकी गर्दन पर झूली के दांत पड़े और वह चीख कर पीछे गिरा। झूली की शक्ति देखकर वह दंग रह गया। दांत पीसती झूली उठ खड़ी हुई। उसके हाथ में छुरा था। जौहर एकदम संभला। अब वह दोनों आमने सामने थे। तुम अगर जिंदा रही तो मुझे कभी नहीं भूलोगी लेडी टाइम्स। मैं नहीं जानता कि तुम किस देश की वासी हो, मगर अब तुम आग का गोला नहीं बन पाओगी। सहसा झूली ने छलांग लगाई। जौहर एकदम झुका, फिर उसने झूली को पटक दिया। उसने अपना छुरा एक तरफ फेंक दिया। मैं चाहूं तो तुम्हारी धज्जियां उड़ा दूं, मगर नहीं, तुम्हारे खूबसूरत जिस्म का आनंद कहां मिला मुझे। मैंने उसे देखा है, फिर देखूंगा। हो सका तो इस पनडुब्बी में तुम्हारे साथ। जूली ने दोबारा छलांग लगाई। इस बार उसने ऐसा दांव मारा कि जौहर चारों खाने चित्त गिरा। जूली उसके सीने पर सवार थी। उसने जौहर की आंखें फोड़ने का प्रयास किया, मगर जौहर ने एकदम करवट ले ली। अब जूली उसके नीचे थी। उसने जूली के बाल पकड़े और उसका सिर जोरों से रगड़ने लगा। साथ ही वह एक हाथ से उसका गला दबाता जा रहा था। जूली शक्तिहीन होती जा रही थी। फिर वह लंबी लंबी सांसें लेने लगी। जौहर ने उसके दोनों हाथ फैला दिए। हाथों को वह अपने हाथों से दबोचे रहा। फिर उसके होंठ झूली के होंठों की तरफ झुकने लगे। वह सिर को दाएं बाएं हटा रही थी। नो, जूली कराही। हिंदुस्तान में जो प्यार की भाषा है उसमें नो का मतलब यस होता है। इतना कहकर जौहर ने उसके लाल सुर्ख होंठों पर अपने होंठ रख दिए, मगर तभी सिसकारी लेकर उसने होंठ हटा लिए। जूली ने उसका होंठ काट दिया था। कमबख्त, आखिर यह भरी जवानी लेकर कहां जाएगी, वह बड़बड़ाया। उसके बाद बिफरे जानवर की तरह उसने जूली के कपड़ों को फाड़ना शुरू कर दिया, यहां तक कि जूली को नग्न होते देर नहीं लगी। 2-4 थप्पड़ों ने उसे और भी ठंडा कर दिया था। जौहर ने वह तार भी खींच दिया। फिर वह जंगली पशु के समान झूली को बाहों में जकड़े लुढ़कने लगा, मगर तभी उसे एहसास हुआ झूली के शरीर पर बारीक पारदर्शक झिल्ली भी है। झिल्ली हटाई तो साथ जुड़ा रेडीमेड केस भी हट गया। अब वह लेडी टाइम्स की बेहद सुंदर और मासूम सूरत में बदल गई। मेरा शरीर
आज तक किसी ने नहीं छुआ। मुझे छोड़ दो, अपवित्र मत करो। वह बड़बड़ाई, मैंने अपना काम कर लिया। तुम नहीं जानते, इस वैज्ञानिक को हमेशा के लिए अपने अधीन में कर लिया। मेरे अलावा यह किसी की आज्ञा नहीं मानेगा, ये मेरी इच्छा से कार्य करेगा। मगर डार्लिंग, मैं उस दिन को भी ले आया हूं, और तुम जब दिल से अपवित्र हो तो जिस्म से क्या होता है? तुम मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। आह, मुझे झुलसाओ नहीं, तुम जलकर राख हो जाओगे। मैं पराजित हो चुकी हूं। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूं। मरने से पहले सुनो, मेरा नाम असली में टाइम्स है। मैं इस पृथ्वी पर सिर्फ इसलिए आई हूं कि यहां के लोग शांतिप्रिय आविष्कार करें। जौहर थोड़ा चौंका। क्या तुम इस पृथ्वी की नहीं हो? नहीं, सुनो, मेरी आयु 1000 वर्ष है। हमारे यहां 2000 वर्ष तक मानव जीता है, लेकिन मानव का जन्म बहुत कम होता है। जानते हो तुम्हारी पृथ्वी के लोग क्या चाहते हैं? खतरनाक आविष्कार और सारे ग्रहमंडल पर विजय। यह जो आविष्कार सर विक्रम कर रहे थे, इस पर तमाम संसार की दृष्टि है। इसके जरिए एक जरा से पैकेट में लाखों की फौज भरकर किसी भी ग्रह में उतारी जा सकती है। यह आविष्कार पृथ्वी को विनाश की ओर ले जाएंगे, क्योंकि हमारा विज्ञान पृथ्वी से युगों पुराना है। मैं 105 वर्ष से इस पृथ्वी की गतिविधि परख रही हूं। अफ्रीका के आदिवासियों के बीच में मैं रानी के रूप में रह रही हूं, मगर मैं अपने ग्रह की एकमात्र एजेंट हूं। तुम मेरी थाह नहीं पा सकते, कभी नहीं। अपने शरीर को मुझसे मत जोड़ो, वरना 1000 साल की दहकती भट्टी में जल जाओगे। सर विक्रम के बारे में मुझे आदेश था कि या तो अपहरण करके ले जाऊं, या इस वैज्ञानिक को इस काबिल न रखूं कि प्रयोग कर सके। पहला काम अपहरण का था। इसके लिए मैंने संसार के प्रसिद्ध इंसान हाउट को अपनाया, जो एक खजाने की तलाश में अफ्रीका में भटक रहा था और मेरे आदमियों की पकड़ में आ गया था। तब से हाउट मेरा सेवक रहा है। वह मेरी भावनाओं को समझता है, मगर यह नहीं जानता कि मेरा संबंध किसी ग्रह से है। विक्रम के असिस्टेंटों को गायब करने के बाद हमने वह प्रयोग भी किया, मगर आकार बढ़ा न सके, और इसके लिए सर विक्रम की लड़की का सहारा लिया। हम उस रिपोर्टर का आकार घटा चुके थे, उसे पूरा रूप देकर छोड़ देना चाहते थे। उसे इसलिए पकड़ा था ताकि यहां का सबसे खतरनाक जासूस, जो सर विक्रम की रक्षा कर रहा था, हमारे विरुद्ध न चल सके। मगर तुमने बार बार नाटक खेला, हमारे साथ विश्वासघात किया, कर्नल रंजीत को मार्ग पर लगाया। एक बार हमारे सामने उसे मरा साबित करके नदी में फेंका। वह सब तुम्हारी साजिश थी। तभी हमें तुम पर संदेह था। उधर हम लेडी टाइम्स बनकर अपनी पोजीशन साफ रखना चाहते थे। अब सब खत्म हो गया। मैं जानती हूं डिक्सन पराजित हो चुका होगा। पृथ्वी के लोगों को बता देना कि ऐसा आविष्कार हितकारी ना होगा। यही मेरी आखिरी इच्छा है। इतना कहने के साथ ही उसने हिचकी ली। अभी तक जौहर उसको कसकर पकड़े था। सहसा उसने टाम्स के सीने पर हाथ रखा। हृदय गति रुकी थी, जिस्म ठंडा पड़ने लगा था। जौहर ने लंबी सांस खींची। वह यह भी नहीं जाना कि टाइम्स किस ग्रह से संबंध रखती थी। टाम्स अब मर चुकी थी। उसने मुंह से झाग बह रहे थे। शायद उसने तेज किस्म का जहर खा लिया था। जौहर ने अजीब निगाहों से उसे देखा और उसका शरीर कपड़े से ढक दिया। पनडुब्बी में इस समय 2 लाशें थीं। सहसा उसने घड़ी पर निगाह डाली। केवल 10 मिनट बाकी रह गए थे। रंजीत ने चाकू का भरपूर वार श्वेताणु पर कर दिया। इसका अंजाम यह हुआ कि श्वेताणु रमन को छोड़कर एकदम पलटा और रंजीत को लगा। रंजीत उस पर लगातार प्रहार करता जा रहा था। ऊपर सहसा पीड़ा से तड़पते रमन की निगाह डिक्सन पर पड़ी। डिक्सन गनताने था और बार बार रंजीत को निशाना बनाने के प्रयास में था। पहले रमन ने सोचा कि वह श्वेताणु को निशाना बना चुका होता, और ऐसा उसने नहीं किया। घायल रमन का दिमाग ठनक गया, क्योंकि एक बार रंजीत ने डिक्सन की तरफ संकेत भी कर दिया। अचानक रमन ने नीचे गिरी गन उठाई। उसी समय डिक्सन ने पलटकर एक और तीर छोड़ा। यकीनन तीर रमन को भेद देता है। अगर उसी क्षण रंजीत ने श्वेताणु को छोड़कर उस पर छलांग लगाई होती। सहसा डिक्सन रंजीत के बंधनों से निकलकर एक तरफ तैर गया। उधर घायल श्वेताणु दोबारा रंजीत पर झपटा। रंजीत ने पुनः उसके मुंह में घुसकर छुरे के प्रहार शुरू कर दिए, और जैसे ही डिक्सन दोबारा पलटा, रमन ने देखा रंजीत की एक छलांग ने पहले ही उससे गन छुड़वा दी थी। अब वह खाली हाथ था। वह चाकू निकालने के लिए हाथ बढ़ा रहा था कि सनसनाता हुआ एक तीर उसके सीने में घुस गया। यह काम घायल रमन का था। उसे बस एक यही उपाय सुझाई दिया।
डिक्सन का मुंह पीड़ा से खुल गया और वह उल्टी दिशा में तैर कर बढ़ने लगा, शायद पनडुब्बी की तरफ। रमन ने तुरंत अपने गुरु की सहायता की। श्वेताणु ठंडा पड़ गया। उसके बाद इन्होंने आसपास पड़े 2 तीर उठा लिए। सहसा रंजीत ने ऑक्सीजन की टंकी रमन को थमाई और उसे पनडुब्बी की तरफ बढ़ने का संकेत किया। स्वयं वह उस नस की तरफ बढ़ा जो निकट ही थी। यही वह नस थी जिसका ऑपरेशन करना था। इसकी गांठें जलाने का यंत्र उसके पास था। उसने जल्दी जल्दी अपना काम संपन्न किया क्योंकि समय बहुत कम रह गया था। जहां जहां गठान पड़ी थी उन्हें वह जलाने लगा। तब जबकि यह सब कुछ हो रहा था, तब जबकि मौत की मंजिल पर खड़ा डिक्सन पनडुब्बी की तलाश में बढ़ रहा था और रमन बराबर उसके पीछे लगा था। उस समय जौहर पनडुब्बी को पुनः उस सफेद खूबसूरत सड़क के किनारे लाने का प्रयास कर रहा था। जल्दी ही वह अपने मकसद में कामयाब हो गया। फिर उसने पनडुब्बी की एकमात्र खिड़की खोल दी। यह भाग ध्यान तंतुओं से रोशन था। उसने देखा खून में तैरता डिक्सन बड़ी कठिनाई से बढ़ रहा है। उसके सीने में तीर ढंसा है। काफी पीछे रमन था, किंतु रंजीत नजर नहीं आ रहा था। सहसा विशाल श्वेताणु प्रकट हुआ, ठीक डिक्सन के पीछे। डिक्सन तेजी के साथ पनडुब्बी की तरफ झपटा। आनन फानन में वह खिड़की से लटक गया। रमन एकदम वापस पलटा। वह श्वेताणुओं से बेहद भयभीत हो गया था और किसी प्रकार भी उसकी नजर में नहीं चढ़ना चाहता था। जौहर ने यह दृश्य देखा। श्वेताणु पनडुब्बी से भी विशाल था। उसने तुरंत पनडुब्बी को हरकत में किया, किंतु श्वेताणु ने पीछा नहीं छोड़ा। उधर डिक्सन अंदर लुढ़क चुका था। जौहर के सामने विचित्र परिस्थिति यह थी कि श्वेताणु ने पनडुब्बी पर हमला बोल दिया था और पिछला भाग मुंह में जकड़ लिया। वह पूरी पनडुब्बी को निगल जाने के प्रयास में था। रमन ने भी दूर से यह दृश्य देखा तो कांप गया। उसने पनडुब्बी की रोशन खिड़की पर एक मर्द की आकृति भी देख ली थी। कुछ देर बाद ही रंजीत उधर से तैरता नजर आया। रमन ने तुरंत बढ़कर उसका हाथ थामा और पनडुब्बी की तरफ संकेत किया। तत्काल रंजीत रमन सहित श्वेताणु की तरफ बढ़ा। समय केवल 2 मिनट रह गया था। 2 मिनट बाद उनका आकार बढ़ना शुरू हो जाता। इस विलक्षण समय के अंदर उन्हें ब्रेन से बाहर निकल जाना था। अब तक श्वेताणु पनडुब्बी को आधे से ज्यादा निगल गया था। रोशन खिड़की से सहसा जौहर ने बाहर छलांग लगा दी। उसके हाथ में गन दबी थी। उसने लगातार 3 तीर श्वेताणु पर छोड़े। समय का आभास उसे भी था। मरते मरते श्वेताणु पनडुब्बी को निगल ही गया। अब क्या किया जाए? एक ही प्रश्न भयंकर था। सहसा जौहर ने उंगली से संकेत किया और अब तो वह कांप उठे। श्वेताणुओं की पूरी फौज एक अंधेरे कोने से उभर रही थी। शायद सबको यह मालूम हो चुका था कि उनके इलाके में अनेक शत्रु घुस आए हैं। इस फौज से निबट पाना उनके वश से बाहर की बात थी। अचानक रंजीत ने मास्क हटाया और एक यंत्र पर मुंह सटाकर चीख कर कहा, इस श्वेताणु को खींचते हुए रेटिना की तरफ बढ़ो। रेटिना आंख का मार्ग। इस संकटकालीन रास्ते से ही हम जल्दी बाहर निकल सकते हैं। देर मत करो, एक क्षण भी। उसकी आवाज दोनों तक पहुंची। रमन टंकी के भार से दबा जा रहा था, फिर भी वह यथाशक्ति श्वेताणु को खींचने में जुट गया। जौहर रंजीत ने भी अपनी पूरी शक्ति का प्रदर्शन किया। यह कार्य अत्यंत विकट था। श्वेताणु को खींचने की रफ्तार कम थी और औसतन श्वेताणु फौज की रफ्तार ज्यादा। वह निरंतर समीप आ रहे थे। उन्होंने और ताकत लगाई। वन में तैरते ये इंसान श्वेताणु को लेकर आंख की ओर बढ़ रहे थे। यह उनके जीवन को खतरनाक एडवेंचर था। श्वेताणु का शोर तेज होने लगा। उनका आक्रोश बढ़ता जा रहा था, इसके साथ उनकी रफ्तार भी। अब वह मामूली सी दूर रहे थे, किंतु तभी इनकी टीम रेटिना में प्रवेश कर गई। हाल में मुर्दनी छाई थी। प्रयोगशाला में मौजूद सभी इंसानों के चेहरे भय से कांपे पड़े थे, क्योंकि पनडुब्बी से संपर्क टूटे लगभग पौन घंटा गुजर चुका था और अब इंसानों का आकार बढ़ने में केवल 50 सेकंड बाकी रहे। मिथिलानी बार बार सर विक्रम के चारों तरफ मंडरा रहा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। सहसा वह माइक्रोस्कोप यंत्र पर जम गया। न जाने क्यों उसने यंत्र को आंख के सामने कर दिया। 30 सेकंड रह गए, देखते देखते 20। सहसा वह चीख उठा, सिर्फ 3 आदमी, एक श्वेताणु। उफ, कुछ अनर्थ हो गया। इन्हें आंख से बाहर निकालो। ये लोग आंख में तैर रहे हैं। तुरंत आंख में तरल पदार्थ डाला गया और स्लाइड के जरिए यह काम समाप्त किया गया। स्लाइड में सब कुछ आ गया। उस समय केवल 10 सेकंड बाकी रह गए थे।
स्लाइड में श्वेताणु और 3 इंसान आ चुके थे जो नजर आ रहे थे, किंतु माइक्रोस्कोप से उन्हें देखा जा सकता था। स्लाइड को तुरंत केबिन में छोड़ दिया गया। मिथिलानी अब भी निरीक्षण कर रहा था, किंतु अब कुछ तैरते श्वेताणुओं के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा था। श्वेताणुओं की फौज होती जा रही थी। 10 सेकंड बाद ही उक्त प्राणियों का आकार बढ़ने लगा। तभी सर विक्रम का माथा लाल सुर्ख बनने लगा। अचानक इस परिवर्तन को देखकर सब लोग घबरा गए। जान पड़ता जैसे सर विक्रम के पूरे चेहरे में सारे शरीर का खून एकत्रित हो गया हो। सुर्खी बढ़ती गई और कुछ देर बाद ही हाल में भयंकर दुर्घटना घट गई। सर विक्रम की खोपड़ी में सुराख बन गया, साथ ही ऑपरेशन टेबल पर खून बहने लगा। एक छुरे का फन सीधा खोपड़ी से बाहर निकल आया। सर विक्रम हमेशा के लिए शांत हो चुके थे। हाल में मौजूद सभी हस्तियों के चेहरों पर दुख की छाया मंडराने लगी। तब तक केबिन में पनडुब्बी श्वेताणु का शरीर फाड़कर बड़ी हो चुकी थी। साथ ही तीनों इंसान अपने वास्तविक आकार में आ चुके थे। जांच करने पर मालूम हुआ वह छुरा डिक्सन का था जो खोपड़ी में रह गया था। मरते मरते डिक्सन ने यह कारगुजारी कर दी थी। जल्दबाजी में इसका भी ध्यान नहीं रहा, किंतु जौहर को सर विक्रम की मृत्यु न जाने क्यों अच्छी लगी। उसे अब भी टाइम्स के शब्द याद आ रहे थे। वह सब केबिन से बाहर निकल आए थे और रंजीत पूरा किस्सा सुना रहा था। जौहर ने भी आप बीती सुनाई और लेडी टाइम्स के कई चित्र भी लिए गए। बाद में रंजीत ने एक और रहस्य का उद्घाटन किया। उसने डिक्सन की पतलून उतरवाई और घुटनों के पास जोड़ में कुछ देर तक हरकत करता रहा। सहसा घुटनों के नीचे से पांव अलग जा गिरे और दूसरे पांव जो कि सीधे बंधे थे घुटनों के पास से निकल आए। उसने डिक्सन के चेहरे का मेकअप भी उतारा। वह इंसान बौना हाउट था जो नकली पांव लगाकर आकृति लंबी किए था। साथ ही एक सहकारी डिक्सन को मारकर उसकी जगह लिए था। डिक्सन सर विक्रम का सबसे चतुर असिस्टेंट था, जिसे हाउट ने अपहरण करने के बाद अलग कैद कर रखा था। जब उनकी अजीबोगरीब प्रयोगशाला पर हमला हुआ था, तभी वह अपना रूप बदलकर पानी में छुप गया था। डिक्सन बनने के बाद वह इस मिशन में शामिल हो गया। इस प्रकार वह 2 मकसदों में कामयाब होना चाहते थे। एक तो 3 व्यक्तियों की मौत। तीनों में रंजीत, रमन और जौहर थे। लेडी टाइम्स और डिक्सन ने इसीलिए उन्हें हृदय में छोड़कर पनडुब्बी भगा ली थी। उधर पनडुब्बी में मौजूद चौथे साथी को भी समाप्त कर दिया। बाद में वह 4 लाशें लेकर बाहर निकलते और किसी को जरा भी संदेह न होता कि क्या हुआ। सर विक्रम के दिमाग को भी वह अपने अधीन में कर लेते, जैसा कि लेडी टाइम्स ने कहा था। किंतु संयोगवश उनका प्लान पूरा नहीं हुआ और उन्हें मरना पड़ा। 2 अपराधी मारे तो गए, मगर सर विक्रम के प्राण ले गए। बाद में रंजीत ने कहा, हृदय से निकलने के बाद हमने भयंकर विस्फोट सुना। वह क्या था मैं नहीं जानता। इसका जवाब मिथिलानी ने दिया। दरअसल उस समय तुम लोग कान के पास से गुजरे होंगे। बाहर चिमटी गिर गई थी। उसी का शोर विस्फोट के रूप में तुम लोगों ने सुना होगा। मेरी एक प्रार्थना है, इस आविष्कार के सभी फार्मूले और तंत्र नष्ट हो जाएं। आज सर विक्रम की जान गई है और भविष्य में करोड़ों की जान जा सकती है। अगर हो सके तो यह काम कर दिया जाएगा। हाल में मौजूद सभी लोगों ने सोच विचार कर जौहर का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और सब नष्ट कर दिया गया। तीसरे दिन जौहर ने अचानक रंजीत को फोन किया। मैं बंबई से बाहर जा रहा हूं, कुछ दिनों विदेश में रहूंगा, मगर एक खबर सुन लो। क्या? मुर्दा घर से लेडी टाइम्स का शरीर गायब हो गया। क्या मतलब? जौहर चौंका। बात बहुत गुप्त है, फिर भी तुम्हें बता रहा हूं, इसलिए कि तुमने इस केस में बहुत बड़ा काम किया। वैसे टाइम्स के सभी आदमियों को गिरफ्तार कर लिया गया था, फिर भी न जाने क्यों और कैसे यह हो गया। ओह, मैंने उसकी उंगलियां काटी थीं। अगर वह मरी नहीं थी तो तुम्हें क्षमा नहीं करेगी। देखा जाएगा। अच्छा हुआ तुमने मुझे बता दिया। ओके, गुड बाय। जौहर ने फोन काट दिया, मगर वह थोड़ी देर के लिए परेशान अवश्य हो गया। दोस्तों, तो यहां पर यह कहानी समाप्त होती है और यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और आप ये स्टोरी कहां से सुन रहे हैं, अपना स्टेट का नाम और अपना नाम जरूर लिखें कमेंट बॉक्स में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें।